दो कंपाउंड को डाइस्टीरियोमर तब बोलेंगे हम जब वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। दुनिया में कोई भी ऐसा मिरर नहीं है जिसमें मैं ऐसे करूं कि ये दोनों CH3 सेम साइड है और मिरर लगाते ही अपोजिट साइड हो जाए। कि अगर कंपाउंड हमारा प्लेनर है तो उसमें ऑप्टिकल एक्टिव देखना ही नहीं है। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी? क्या इस कंपाउंड में हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री? अच्छा सर, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऑड नंबर की जो रिंग होगी उसमें कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी? जितने कायरल कार्बन होंगे उतने प्लस बना देंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया बेटा जीओसी आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 9 में हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए नेसेसरी है। वो अगर चीजें आपको नहीं पता है तो बेटा ऑब्वियस सी बात है आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए प्रॉब्लम आने ही आने वाली है। तो सबसे पहला काम है, जो लेक्चर नंबर 10 देख रहे हैं और उन्होंने अगर लेक्चर नंबर 9 नहीं देखा है तो बेटा सबसे पहले लेक्चर नंबर 9 देखे, ठीक है। उसमें जो भी हमने टर्म्स वगैरह पढ़ाई है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, क्या कंडीशंस होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो आपको बेटा उधर से पढ़ लेनी है, उसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमारे पास है टुडेज टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, रेसेमिक मिक्सर, मीजो कंपाउंड्स, RS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और भी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं ना ऑर्गेनिक के, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का है। बट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आज का लेक्चर समझने के लिए लास्ट लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको लास्ट लेक्चर की चीजें नहीं पता है, ठीक है, तो बेटा आपको समझने में ऑब्वियस है कि प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो वो प्रॉब्लम ना आए उसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन है आपके पास। क्या करोगे? लास्ट लेक्चर को देखोगे, ठीक है। उसके बाद हमें जो भी चीजें बेटा आपको अभी तक मैंने काफी बार बच्चों से सुना है कि सर हमें रेसमिक मिक्सर, इनेंशियोमर, मीजो कंपाउंड, डायस्टीरियोमर, इन सब में बहुत प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूज हो जाते हैं क्या होता है। आज सारे कंफ्यूजन हट जाएंगे। आज के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। साथ ही साथ आपको RS कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी फाइंड कर पाओगे। डायरेक्टली आप वेज डैश में ही आप RS कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करोगे। उनको फिशर में कन्वर्ट करने की कोई नीड नहीं है, डायरेक्टली वेज डैश में करेंगे हम, ठीक है। फिशर का फिशर में और वेज डैश का वेज डैश में, सारी चीजें बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें भाई, चलिए। सबसे पहले हमारे पास इनेंशियोमर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ टर्म्स में पढ़ा चुका हूं जो कि लेक्चर नंबर 9 में है। प्लीज जाके पहले वो देखे तभी आप इस लेक्चर को आगे देखें। हाँ भाई, थोड़ा सा ही पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, लास्ट में स्टार्ट किया हमने उधर, है ना। हाँ भाई, तो इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? इनेंशियोमर्स हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। बात समझ में नहीं आ रही? सबसे पहली बात है कि मिरर इमेज होना जरूरी है। क्या बोल रहा है वो? मिरर इमेज होनी चाहिए। और कैसी मिरर इमेज होनी चाहिए? नॉन सुपर इंपोजेबल। अगर दो कंपाउंड है, वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है। सबसे पहले देखो क्या बोल रखा है उसने, स्टीरियो आइसोमर। अगर स्टीरियो आइसोमर वर्ड आ रहा है तो आपके माइंड में ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि उधर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं है, क्योंकि ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जहां स्ट्रक्चरल होगी वहां स्टीरियो नहीं होगी, जहां स्टीरियो होगी वहां स्ट्रक्चरल नहीं होगी। क्लियर है? तो स्टीरियो आइसोमर्स मतलब स्ट्रक्चरल नहीं है। तो स्टीरियो आइसोमर कैसे? जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, ठीक है। और नॉन सुपर इंपोजेबल क्या होता है? जैसे मान लो कि मेरा ये हैंड है और ये हैंड है, ये दोनों अगर मैं इधर मिरर लगा दूं तो एक दूसरे के मिरर इमेज है, बिल्कुल मिरर इमेज है। तो ये दोनों अगर सुपर इंपोजेबल है या नहीं है कैसे चेक करना है? ये मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज है, इस मिरर इमेज को एज इट इज उठा के इसके ऊपर रखना है। तो मैं इसको लेके गया इधर, क्या ये सुपर इंपोज कर रहे? सुपर इंपोज का मीनिंग क्या है सर? वो नहीं पता। सुपर इंपोज का मीनिंग होता है कि एक दूसरे को एज इट इज वो कवर कर रहे हैं या नहीं है। कर रहे हैं क्या? नहीं सर, नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये
इनेंशियोमर है, नॉन सुपर इंपोजेबल है। ये क्या है बेटा? नॉन सुपर इंपोजेबल। क्लियर है? तो मिरर इमेज होना जरूरी है और नॉन सुपर इंपोज होना जरूरी है। मिरर इमेज क्या होनी चाहिए एक दूसरे के? नॉन सुपर इंपोज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, एक कंपाउंड बना देते हैं हम। ये हमने एक कंपाउंड बनाया मान लो, ठीक है। इधर क्या है हमारे पास? CHO, इधर क्या है? CH3, इधर क्या है हमारे पास? H, और इधर है मान लो हमारे पास Br, ठीक है। इधर क्या लगा दिया हमने? मिरर इमेज लगा दिया। क्या लगा दिया भाई? मिरर। मतलब इधर मिरर इमेज नहीं लगाया, मिरर लगाया। क्लियर है? तो ये जैसे ही मैं मिरर लगाऊंगा तो क्या होगा भाई? अगर मैं साइड में मिरर लगा रहा हूं तो लेफ्ट की चीजें राइट में, राइट की चीजें लेफ्ट में, ऊपर वाली चीज तो ऊपर ही दिखेगी भाई। मिरर ऐसे लगा रहा हूं तो ऐसा थोड़ी है नीचे आ जाएगी, नहीं आएगी। तो इसलिए जो अब हमारे पास इसका जो मिरर इमेज बनेगा तो किस टाइप से बनेगा बेटा? ये हमारे पास मिरर इमेज बन गया। देखो इसका CHO ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, Br नीचे है तो नीचे ही रहेगा, ठीक है। CH3 राइट में तो किधर आ जाएगा? लेफ्ट में। और H लेफ्ट में था, वो किधर चला जाएगा? राइट में। अब ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर है या नहीं है? तो सबसे पहले मैंने देखा एक दूसरे के मिरर इमेज है या नहीं है? है। उसके बाद हमने देखा कि ये दोनों सुपर इंपोज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस कंपाउंड को एज इट इज इधर लेके आऊंगा। CHO के ऊपर CHO आएगा, बिल्कुल सही है। Br के ऊपर Br आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या CH3 के ऊपर CH3 आएगा? नहीं सर, CH3 के ऊपर क्या आएगा? इधर से H आएगा। इसका मतलब ये एक दूसरे के मिरर इमेज तो है बट सुपर इंपोज नहीं कर रहे। इसका मतलब ये दोनों क्या है? इनेंशियोमर है। क्या है बेटा? इनेंशियोमर। इतना क्लियर है? अब आता है हमारे पास दूसरी टर्म, डाइस्टीरियोमर। क्या है बेटा? डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर वो स्टीरियो आइसोमर है, ध्यान से सुनना। डाइस्टीरियोमर वो स्टीरियो आइसोमर है जो एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। इनेंशियोमर होने के लिए सबसे पहली कंडीशन मिरर इमेज होना चाहिए। डाइस्टीरियोमर के लिए उधर से बात ही खत्म हो गई कि वो मिरर इमेज ही नहीं होंगे, तो सुपर इंपोज वगैरह तक चेक करने का आपका कोई मतलब ही नहीं बनता। बात समझ में आ रही है बेटा? तो हमें सिंपल सा इतना चेक करना है, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन मिरर इमेज। क्या है बेटा? नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। क्लियर है बेटा? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल हो जाए सर? बिल्कुल ठीक है भाई। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। ये मैंने एग्जाम्पल लिया कि सर ये है हमारे पास मान लो CH3, इधर OH, इधर मान लो C2H5 और इधर है H, और एक स्ट्रक्चर सर हमारे पास ये है, ठीक है। ये है सर हमारे पास CH3, इधर हमारे पास SH, इधर है H, और या H की जगह OH लगा देते हैं, OH, ठीक है, या H ही लगाए, ठीक है, OH लगा देते हैं, कुछ भी लगा दो, H ही लगा देता हूं। और इधर मान लो हमने लगा दिया CHO, ऐसा कुछ कंपाउंड बना दिया। क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है? क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है? नहीं है सर। मिरर इमेज है क्या? नहीं, नो मिरर इमेज। तो क्या हम इन दोनों को डाइस्टीरियोमर बोलेंगे? बिल्कुल सर बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे? आपने तो बोला था कि दो कंपाउंड को डाइस्टीरियोमर तब बोलेंगे हम जब वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, और हमें दिख रहा है कि ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, तो डाइस्टीरियोमर है? नहीं, ये डाइस्टीरियोमर नहीं है, ये तो आइसोमर ही नहीं है, ये तो आइसोमर ही नहीं है, नो आइसोमर्स, ये आइसोमर ही नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? आइसोमर की डेफिनेशन क्या होती है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। कहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम? इधर OH, इधर SH। सल्फर कहां है इसमें? नहीं है। CHO है ही नहीं कहीं पे। बात समझ में नहीं आ रही? तो ये बेटा कहीं पर भी मतलब आइसोमर ही नहीं। तो सबसे पहली कंडीशन मैं वही बता रहा हूं आपको, मैंने पहले भी बताया है लास्ट लेक्चर में, डेफिनेशन को पकड़ना है। डाइस्टीरियोमर, स्टीरियोमर मतलब स्टीरियो आइसोमर होना सबसे पहले जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमर, मतलब आइसोमर भी होगा और उसमें भी कौन सा? स्टीरियो, मतलब स्ट्रक्चरल नहीं है। तो स्ट्रक्चरल को आप नहीं देख सकते। जैसे मान लो अगर आपको बोले कि कोई बोले कि 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन
और ठीक है 2 मिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन। क्या बोले आपको, अगर मान लो कोई बोलता है कि 2 मिथाइल पेंटेन, स्ट्रक्चर ही बना देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 इधर लगा दिया और 1 2 3 4 5 ये आ गया। बोले ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है और अभी तो ये आइसोमर भी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो क्या ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर होंगे? नहीं, ये डायस्टीरियोमर नहीं है, ये डायस्टीरियोमर नहीं है। रीजन, बिकॉज ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ये क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। और स्ट्रक्चरल में कौन से हैं उतने तो आप होशियार हो ही ठीक है, स्ट्रक्चरल में कौन से है? ज्योमेट्री, वो पोजिशनल आइसोमर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल अगर है तो स्टीरियो की बात नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूं ये मिस्टेक आप करोगे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आप करोगे। तो मैं पहले ही बता रहा हूं अगर स्ट्रक्चरल है स्टीरियो देखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो डायस्टीरियोमर की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास? डायस्टीरियोमर की डेफिनेशन थी कि वो स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, तो अब मैं अगर एग्जांपल लूं तो देखो इधर ही लिख देता हूं मैं एग्जांपल आपके लिए। ये हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और ये है H। ठीक है, और इधर लिया मैंने CH3 डबल बॉन्ड C, इधर है हमारे पास H, ये है CH3। बोलो भाई ये क्या है हमारे पास? ये तो सर सिस है, ये क्या है? सिस, और ये क्या है? ट्रांस। बोलो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है सर, सिस और ट्रांस है। क्या ये एक दूसरे के, क्या ये एक दूसरे के आइसोमर है? मतलब आइसोमर है, बिल्कुल सर। क्या ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है? बिल्कुल सर, स्टीरियो आइसोमर है, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों हो सकते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो स्टीरियो आइसोमर भी है। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या? नहीं सर, मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा मिरर नहीं है जिसमें मैं ऐसे करूं कि ये दोनों CH3 सेम साइड है और मिरर लगाते ही अपोजिट साइड हो जाए। भाई ऐसा हो सकता है कि इसमें CH3 दोनों ऊपर है तो दोनों CH3 नीचे आ जाए, ये पॉसिबल है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता था कि किसी में CH3 इधर की साइड है वो लेफ्ट साइड आ जाए, बट ऐसा नहीं है कि एक ऊपर है दो ऊपर है उसमें से एक ऊपर एक नीचे आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही बेटा? तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है? डायस्टीरियोमर है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? डायस्टीरियोमर। बात समझ में आ रही बेटा? तो मैंने आपको, अब याद करो, मैंने आपको पहले बताया था जब जीआई पढ़ाई थी तब मैंने नोट लिखाया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑलवेज डायस्टीरियोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑलवेज डायस्टीरियोमर। और मैंने बताया था कि मैंने बोला था आपको कि मैं उधर समझाऊंगा, तो अभी आपको समझ में आ गया, क्योंकि सिस ट्रांस है कभी भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो सकते, EZ कभी भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो सकते, सिन एंटी कभी भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो सकते। तो अगर भैया नहीं हो सकते, इसलिए ये क्या है? एक दूसरे के डायस्टीरियोमर है। एक दूसरे के क्या है बेटा? डायस्टीरियोमर है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बोलो भाई, क्लियर है? ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या है? डायस्टीरियोमर है। तो डायस्टीरियोमर के लिए क्या कंडीशन है? डायस्टीरियोमर के लिए हमारे पास सिंपल सी कंडीशन है कि वो स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, और इनेंशियोमर के लिए क्या है? वो स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो हो, साथ ही साथ नॉन सुपर इंपोजेबल हो। और जो इनेंशियोमर होते हैं ना बेटा, एक इनेंशियोमर ए लिया मैंने और उसका इनेंशियोमर मैंने लिया बी, तो वो दोनों कंपाउंड को अगर मैं अलग अलग देखूंगा तो वो हमेशा, ध्यान से सुन लेना, वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि मैंने ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की डेफिनेशन भी आपको यही बताई थी। ठीक है, कि बात समझ में आ रही है? तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज इनेंशियोमर भी होता है, और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है। मैं ये बात इतनी बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिक्स नहीं करना है कॉन्सेप्ट को। क्लियर है भाई ये बात? ठीक है,
नेक्स्ट है बेटा रेसिमिक मिक्सर। अब आ गया जिसका हमें इंतजार था। क्या है बेटा? रेसिमिक मिक्सर। ध्यान से समझेंगे। रेसिमिक मिक्सर क्या होता है हमारे पास? एक सेकंड रुकना बेटा। हाँ भाई ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से। रेसिमिक मिक्सर किसकी बात कर रहे हैं बेटा? रेसिमिक मिक्सर की। तो देखो अब हमारे पास क्या है, जो हम इनेंशियोमर की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? इनेंशियोमर की बात कर रहे थे। तो इनेंशियोमर क्या होता है? एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से समझेंगे कि इनेंशियोमर मिरर इमेज होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर अगर मैं बोल रहा हूं, अगर कंडीशन में खुद से लगा रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं कि ये अगर पीपीएल को, भाई मैंने बोला इनेंशियोमर क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं हमेशा। तो अगर ये पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये इसका मिरर इमेज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? ये अगर क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो ये किस में करेगा? एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। क्लियर है? और इनेंशियोमर है कंपाउंड, तो मतलब सेम ही है। कंपाउंड मतलब सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है। तो जितना ये रोटेट करेगा उतना ही ये रोटेट करेगा अगर मैं अमाउंट सेम लेता हूं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अब हम बात कर रहे थे रेसिमिक मिक्सर की। तो अब ध्यान से देखना, इक्विमोलर प्रोपोर्शन ऑफ इनेंशियोमर्स, इक्विमोलर प्रोपोर्शन ऑफ इनेंशियोमर, इनेंशियोमेरिक मिक्सर, इनेंशियोमेरिक मिक्सर लिख देते हैं हम इसको। इक्विमोलर प्रोपोर्शन ऑफ इनेंशियोमेरिक मिक्सर, इक्विमोलर प्रोपोर्शन ऑफ इनेंशियोमेरिक मिक्सर इज कॉल्ड ए रेसिमिक मिक्सर। हमारे पास क्या है? इक्विमोलर का मतलब क्या है? इक्वल। इक्विमोलर का मतलब क्या है? इक्वल। इक्वल मतलब समान। ठीक है? अरे इक्वल का मतलब तो समझते हो। इक्विमोलर का मतलब क्या है? इक्वल। मतलब मेरे पास इनेंशियोमेरिक मिक्सर है, इनेंशियोमर का मिक्सर है। मैं मान के चल रहा हूं कि लेट ए एंड बी आर इनेंशियोमर। ए और बी क्या है बेटा? इनेंशियोमर है। मैं ये मान के चल रहा हूं, आपको बताया मैंने कि एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है, वो दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर है। अब ध्यान से समझना रेसिमिक मिक्सर क्या है। तो मैंने क्या किया, ए के मैंने लिया 1 मोल। ए का कितना लिया मैंने बेटा? 1 मोल लिया। ए का हमने लिया 1 मोल, ठीक है। और बी का भी कितना लिया हमने? 1 मोल। क्लियर है? ए का कितना लिया हमने? 1 मोल। बी का कितना लिया? 1 मोल। तभी तो इक्वल रहेगा भाई। जरूरी नहीं 1-1 मोल लो। ए का अगर 10 मोल ले रहे हो, बी का भी 10 लो। ए का अगर 100 मोल ले रहे हो, बी का भी 100 लो। ए का अगर 50 मोल ले रहे हो तो बी के भी 50 मोल लो। इक्वल मोल लेने, ठीक है। ये दोनों मेरे पास अभी अलग अलग कंटेनर में है, अलग अलग वेसल में है हमारे पास। क्लियर है भाई? अब क्या किया हमने, अब देखो ये दोनों अगर इनेंशियोमर है तो क्या होगा, ये मान के चल रहा हूं मैं लेट, अगर पीपीएल को रोटेट्स पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, ये मैंने माना है, जरूरी नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज में भी कर सकता है। तो अगर ये पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये किस में करेगा? रोटेट्स पीपीएल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्यों रहेगा सेम? क्योंकि इसका मैंने 1 मोल लिया, इसका भी 1 मोल लिया है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। तो जितना ये क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। और अगर कोई स्टूडेंट ये बोलना चाहे कि सर ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये जितना एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो फिर ये क्लॉकवाइज में उतना ही रोटेट करेगा। मिरर इमेज है तो इनका जो पीपीएल को रोटेट करने का जो रहेगा डायरेक्शन वो एक दूसरे के अपोजिट रहेगा विद सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा।
तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों को कर दिया मिक्स, इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और हमारे पास क्या बना बेटा, इधर इधर हमारे पास एक दूसरा का एक कंटेनर आया, जिसमें अब हमारे पास क्या है, ए का 1 मोल है और बी भी क्या है 1 मोल। ये हमारे पास मिक्सर है, बात समझ में आ रही है, जिसमें ए 1 मोल है, बी 1 मोल है। अब ध्यान से देखना, अगर हमारे पास ए मान लो 20 डिग्री से क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, तो बी क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। 20 सही सेम है, तो टोटल रोटेशन कितना आया, टोटल रोटेशन कितना है भाई, मान लो कि एक क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है 20, दूसरे ने एंटी क्लॉकवाइज में किया 20, तो टोटल रोटेशन कितना है 0। तो ये जो हमारे पास मिक्सर है ना, इक्विमोलर प्रोपोर्शन है, ए का 1 मोल बी का 1 मोल, इसी को क्या बोल रहे हैं, रेसमिक। और ये क्लॉकवाइज में 20 से रोटेट कर रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज में 20 से रोटेट कर रहा है, तो टोटल रोटेशन कितना है 0। तो क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, तो क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, बोले बिल्कुल सर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर में, फिर से बोल रहा हूं मैं, लास्ट लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, जो पीपीएल को रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑप्टिकली एक्टिव दोनों होंगे हमारे पास। बात समझ में आ रही है, तो टोटल रोटेशन कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसलिए रेसमिक मिक्सर हमारे पास क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ये हमारे पास है रेसमिक मिक्सर, ये क्या है हमारे पास रेसमिक मिक्सर। तो रेसमिक मिक्सर के लिए कंडीशन क्या है कि सर इनेंशियोमर होने चाहिए दोनों और इक्वल अमाउंट में होने चाहिए, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। और अब अगर सर मैंने इनेंशियोमर वर्ड आप अगर बोल रहे हो, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव, हाँ बिल्कुल सही है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ओ ए मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, बट इन दोनों के इक्वल मिक्सर से जो मिक्सर बना है, जिसको हम बोल रहे हैं रेसमिक मिक्सर, वो ऑलवेज कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑलवेज कैसा होगा बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर रेसमिक बोल दिया मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बात समझ में आ गई बेटा। रेसमिक मिक्सर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इधर भी लिखा हुआ है, क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेसमिक मिक्सर क्या होता है, बात समझ में आ रही बेटा। इनेंशियोमर समझ में आ गया, डायस्टीरियोमर समझ में आ गया, रेसमिक मिक्सर समझ में आ गया। इनेंशियोमर क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर विच आर मिरर इमेज, कौन से मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजेबल, हाथ को याद कर लेना यार, हथेली आपकी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास डायस्टीरियोमर। सर डायस्टीरियोमर बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, स्टीरियोमर तो होंगे बट नॉन सुपर इंपोजेबल होंगे, क्लियर है बेटा। सॉरी नॉन सुपर इंपोजेबल नहीं, नॉन मिरर इमेज होंगे, वो तो मिरर इमेज ही नहीं है सर, बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास रेसमिक मिक्सर। रेसमिक मिक्सर क्या होता है हमारे पास, इक्वल अमाउंट या इक्वल अमाउंट में लेंगे हम दो इनेंशियोमर्स को, तो उससे जो मिक्सर बनेगा वो रेसमिक मिक्सर होगा। इनेंशियोमर अगर मैं बोल रहा हूं तो दोनों इनेंशियोमर तो ऑप्टिकली एक्टिव है, बट अगर मैं उनका इक्वल अमाउंट में मिक्सर बना रहा हूं तो वो ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और इस मिक्सर को रेसमिक मिक्सर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है क्यों, ऑप्टिकल इनएक्टिव है क्यों, तो आप सिंपल सा जवाब दोगे कि सर हम ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है वो देखते हैं पीपीएल के रोटेशन से। तो एक का रोटेशन दूसरे ने कैंसिल आउट कर दिया, एक का रोटेशन दूसरे ने कैंसिल आउट कर दिया, तो मतलब एक का रोटेशन को दूसरा कैंसिल आउट कर रहा है ना, सेम कंपाउंड तो नहीं कर रहा, बोले सर नहीं कर रहा, इसलिए इनका ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का रीजन, रेसमिक मिक्सर का ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का रीजन एक्सटर्नल कंपनसेशन है। दूसरा आया है भाई, खुद में नहीं हुआ, बात समझ में आ रही है। तो मैं अभी नोट आपको बाद में मिलेगा एक टॉपिक के बाद, जब मीजो कंपाउंड देखेंगे हम तब आपको नोट मिलेगा, तब मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा ये चीज, ध्यान से सुनेंगे। रेसमिक मिक्सर ऑप्टिकली, रेसमिक मिक्सर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपनसेशन, क्योंकि इसको क्लॉकवाइज को रोटेट कर, मतलब क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, उसको कंपनसेट कौन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में इनेंशियोमर। बात समझ में आ रही, तो एक्सटर्नल है, बात समझ में आ रही, अलग अलग मॉलिक्यूल है भाई, वही तो कंपनसेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया रेसमिक मिक्सर, ठीक है।
अब मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर मैं एक वर्ड बोल रहा हूं कि कंपाउंड ऑफ कायरल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर कंपाउंड अकायरल है, मैंने कार्बन नहीं बोला है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कंपाउंड कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर कंपाउंड अकायरल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बोले सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, हमें ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन ये आया था कि सर कंपाउंड कायरल है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैंने बताया था कि अगर कंपाउंड कायरल है तो उसमें पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, या फिर सीओएस सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? तो इस टाइप की जो भी अगर ये आएंगे तो हमारे पास ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये हमारे पास है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या होता है? सिग्मा से डिनोट करते हैं जनरली, ठीक है, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। प्लेन नेम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास कोई प्लेन होगा जिसके अराउंड सिमेट्री होगी कंपाउंड में, ठीक है। तो इट इज एन इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इन टू इक्वल हाफ्स in such a way that each half of the molecule is mirror image of the other half, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बिल्कुल सही से समझ में आएगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और इधर लिया मैंने H, ठीक है। इसको मैं किस प्लेन से कट करूं? देखो ये मैंने मान लिया, ये हमें पता है कि ये जो कंपाउंड है, मैं मान के चल रहा हूं कि XY प्लेन में है। किस में बेटा? XY प्लेन में, ये मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि ये जो बोर्ड वाला प्लेन है इसको मैंने XY प्लेन मान लिया। और हमें पता है कि ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। मैं इधर लिख नहीं रहा क्योंकि बहुत ज्यादा फिर बात समझ गए ना आप, ठीक है, जगह बहुत कम बच जाएगी अपने पास। तो ये sp2 मतलब प्लेनर है, इसी प्लेन में है, ठीक है, इसी प्लेन में, प्लेन मतलब तल, ठीक है, इस प्लेन में। तो अब क्या होगा कि इस प्लेन को, अब देखना, जब कभी भी आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो, तो जो भी ग्रुप्स है या वैलेंसी है, चाहे वो एटम हो या फिर मॉलिक्यूल हो, उसको मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था बॉल मान लेना। फुटबॉल मान सकते हो, टेनिस बॉल मान सकते हो, क्रिकेट बॉल मतलब कुछ भी मान सकते हो, टेबल टेनिस, कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारे पास बेटा क्या है? ये बॉल है, तो ये इस प्लेन में, इस प्लेन में, बात समझ में आ गई, XY प्लेन में। अब क्या होगा? अब इस कंपाउंड को अगर मैं किससे कट कर दूं? इस वाले प्लेन से। अगर ये XY प्लेन में ये है, ठीक है, ये कौन सा है? XY प्लेन। बात समझ में आ गई? देखो इधर मैं बता देता हूं आपको, इस कलर से नहीं करता हूं, इससे कर देता हूं। ये मैंने बोला X और ये है Y, ये हमारे पास XY प्लेन। तो ये जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन है बेटा? XZ, सॉरी YZ। कौन सा प्लेन है बेटा? YZ। बात समझ में आ गई? YZ मतलब ऊपर जा रहा है और साथ में बाहर भी आ रहा है, अंदर भी आ रहा है। तो देखो क्या हुआ, ये C इस C का मिरर इमेज है, ये CH3 इस CH3 का मिरर इमेज है, ये H इस H का मिरर इमेज है। तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल है। YZ के अबाउट क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये क्या है बेटा? YZ के अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां पे आ गई हमारे पास? प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री POS कौन कौन सी है बेटा हमारे पास? एक तो है सर YZ प्लेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गई हमें, YZ में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गई। क्या कोई और प्लेन में भी है? देखो भाई, YZ तो ये है, XY प्लेन हमारे पास, XY प्लेन में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? बताओ भाई, XY प्लेन में भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए। कैसे? इस बोर्ड में क्या होगा हमारे पास? मैंने बोला है बॉल है, तो क्या होगा? आधी बॉल बाहर आधी अंदर, आधा H बाहर आधा अंदर, आधा H बाहर आधा अंदर, आधा CH3 बाहर आधा अंदर। बात समझ में आ रही है बेटा? अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इस टाइप की आइसोमेरिज को भी, मतलब ये भी क्या होगा हमारे पास? प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो XY प्लेन में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। इसीलिए मैंने बोला था आपको कि अगर कंपाउंड हमारा प्लेनर है तो उसमें ऑप्टिकल एक्टिव देखना ही नहीं है, वो तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि जो कंपाउंड ही प्लेनर है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आएगी ना। अरे नाम ही कंपाउंड ही प्लेनर है तो क्या आ जाएगा बेटा? प्लेनर, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आ ही जाएगी, POS तो आ ही जाएगी। तो ये कंपाउंड क्या है बेटा? प्लेनर है।
बात समझ में आ रही है बेटा? कंपाउंड कैसा है? प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइज लिख देता हूं मैं जिससे आप समझ जाओगे। ये कैसा है हमारे पास? sp2 हाइब्रिडाइज। सेम ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, तो sp2 हाइब्रिडाइज जो होता है ट्राई एंगुलर प्लेनर होता है। ठीक है भाई, त्रिकोणीय समतलीय। क्लियर है बेटा? तो ये आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। अब इसके बाद आता है हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे चेक करनी है आपको, प्लेन से कट कर करके बेटा, वो आपको ही देखना पड़ेगा। और एग्जांपल बता देता हूं एक, अगर मान लो देखना हो, जैसे मान लो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, तो इसमें ये है और मान लो ये है, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास CH3, इधर है H, ये CH3 और इधर है हमारे पास H। एक तो ये हो गया। दूसरा एक इधर बना देता हूं, ध्यान से देखेंगे बेटा। इधर CH3 H H और CH3, ये हमारे पास। क्लियर है? अब देखेंगे हमें इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो देखो आप, क्या आपको इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है इस वाले कंपाउंड में? बताओ भाई, आपको खुद को चेक करना है यार, ये खुद को ही करनी है चीजें। क्या आपको इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? बोले सर बिल्कुल दिख रही है, ये रहा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, इस प्लेन के अबाउट। मतलब अगर ये अगर मैं इसको इस प्लेन में मान लूं तो इसके बाहर मतलब ऐसे प्लेन कट करूं, क्या होगा? देखो CH3 ऊपर है, इसमें भी CH3 ऊपर है, तो CH3 के लिए CH3 है, H के लिए H है, इधर CH2 है, इधर भी CH2 है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी हमारे पास। इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी? क्या इस कंपाउंड में हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री? अच्छा, इसको वेज डैश में भी कर सकते हो, ठीक है, वेज डैश मैंने बता दिया आपको, आगे भी बताएंगे हम, ठीक है, वो भी देख लेंगे। हाँ भाई, क्या इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती है? बोलो, क्या इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती है? अच्छा, इसमें अगर कोई बोले कि सर हम ऐसे कट करना चाहे, ध्यान से समझना एक बार, कि सर हम तो ऐसे कट करना है, तो ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है क्या? बताओ। इधर क्या है? CH2, तो इसके इधर की साइड भी CH2 होना चाहिए था, बट इधर CH2 नहीं है, तो इस वाली मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है, इसके अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है। बात समझ में आ गई? तो इसमें क्या इस हॉरिजॉन्टल के अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती है? बोले नहीं आएगी सर, इसमें नहीं आई तो इसमें कैसे आएगी? तो हॉरिजॉन्टल के अबाउट तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्या इसके अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या इसके अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो हमने चेक किया, इधर CH2 इधर CH2, इस प्लेन के इधर CH2 इधर CH2, ठीक है, इधर कार्बन, ठीक है, फिर इधर H ऊपर की साइड है, तो इधर भी H ऊपर की साइड आना चाहिए था ना, मिरर इमेज होनी चाहिए, एग्जैक्टली मिरर इमेज होना चाहिए। क्या इधर H के सामने H है? नहीं है, H के सामने H नहीं है, इसका मतलब इसमें इस प्लेन के अबाउट भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें इस प्लेन के अबाउट भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब बताओ कैसे कट करोगे? बोले सर ठीक है, अब और तो क्या कर सकते हैं बताओ, और कोई है? कोई प्लेन जिससे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही हो? नहीं है, कोई भी प्लेन ऐसा नहीं है इसमें जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आए, तो नो POS, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना है, दिख जाती है चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो नेम से ही पता चल रहा है, सेंटर पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? सेंटर पे। तो आपको करना क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री डेफिनेशन भी देखेंगे, पहले बता देता हूं। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? सेंटर पर जाना है और सभी डायरेक्शन में, जिधर भी आपको मतलब कार्बन कोई भी वैलेंसी दिख रही है, कोई भी एटम दिख रहा है, कोई भी ग्रुप दिख रहा है, सेंटर से उस साइड जाना है। मान लो कि आप इस साइड गए XL डायरेक्शन पे, मान लो, ठीक है, तो इधर भी उसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब 180 डिग्री पे चलना है हमेशा, जितना इधर गए उतना इधर गए 180 डिग्री पर। बात समझ में आ रही है बेटा? तो सेम ग्रुप या सेम एटम मिलना चाहिए सभी डायरेक्शन में, अगर ऐसा हो रहा है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है बेटा? मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सेम ग्रुप या फिर सेम एटम मिलना चाहिए। तो ए COS इज ए पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है पॉइंट होगा और वो सेंटर पर ही होगा। ए COS इज ए पॉइंट फ्रॉम विच लाइंस, मतलब उससे अगर लाइन अपन ड्रॉ करें, व्हेन ड्रॉ ऑन वन साइड एंड प्रोड्यूस टू इक्वल डिस्टेंस ऑन अदर साइड, अपोजिट साइड विल मीट द आइडेंटिकल पॉइंट। आइडेंटिकल पॉइंट का मतलब क्या है? सेम वैलेंसी मिलनी चाहिए, सेम एटम
और सेम ग्रुप अगर मिलता है इन द मॉलिक्यूल तो उसको बोलेंगे COS। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें बात करूं तो देखो क्या मतलब है इसका, इस कंपाउंड क्या मतलब है, देखो इसका मतलब ये है हमारे पास कि अगर ध्यान से समझेंगे, इसको मैं ऐसे रख रहा हूं, ठीक है चला गया, रुको एक सेकंड, हाँ ये हमारे पास ऐसा, इसको ऐसे रख दिया, मतलब इधर देखना इस वाले पर ये कार्बन इधर है, ये कार्बन ये है आगे वाला, ठीक है, और ये कार्बन पीछे ये आगे, ठीक है। आगे वाले कार्बन कौन कौन से हमारे पास, ये फ्रंट कार्बन है, ये हमारे पास कौन से फ्रंट कार्बन, ठीक है। तो इस पे फ्रंट कार्बन पर देखो ये OH नीचे है, OH ये जो मतलब पॉइंट है ना अपने पास उधर OH है, तो ये OH नीचे है। बैक वाला कार्बन, इसके डायगोनली वाला कार्बन कौन सा है हमारे पास, ये डायगोनली वाला है, तो इधर OH ऊपर है, बात समझ में आ रही है। तो इधर सेंटर से OH नीचे था, तो मैं अगर लाइन ड्रॉ करूंगा तो नीचे जितना डायगोनली जाऊंगा उतना ही डायगोनली अगर ऊपर आऊंगा तो हमें सेम ग्रुप मिल रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है बेटा, सेम ग्रुप। तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है इधर, देखो इधर ये हमारे पास OH मिल गया, क्लियर है। सेम अगर इधर देखूंगा तो इधर मेरे को Br मिल रहा है सेम डिस्टेंस पे, बात समझ में आ रही बेटा। इधर अगर मैं देखूंगा तो H मिल रहा है, इधर अगर मैंने देखा तो क्या मिल रहा है, H मिल रहा है, और इधर भी देखो ये ऊपर ये नीचे, तो इधर भी सेम ही मिलेगा, बात समझ में आ रही बेटा। तो इसका मतलब इसमें क्या है अपने पास, COS है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बात समझ में आ रही बेटा। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गई। अब अगर हम इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखें, बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि सर सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए आपने बोल तो दी कि हमें अपोजिट डायरेक्शन में सेम चीजें होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो क्या सर अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसमें अगर रिंग साइज मेरे पास 3 होती, मतलब ये तो 4 कार्बन की रिंग है, अगर 3 कार्बन की मतलब 3 मेंबर रिंग होती, तो उसमें मैं एक ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा हूं आपको कि 3 मेंबर 5 मेंबर 7 मेंबर, मतलब जो ऑड नंबर की जो रिंग है उनमें कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। क्या मैं ये बात सही बोल रहा हूं, बोलो भाई। एक बच्चे ने मेरे को बोला कि सर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑड नंबर की जो रिंग होगी उसमें कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्या ये बात सही है, बताओ भाई, क्या ये बात सही है। आप सोचिए कि सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें तो भाई पेयर में होनी चाहिए ना चीजें यार, पेयर में होनी चाहिए। Br के लिए Br होना चाहिए, OH के लिए OH होना चाहिए, H के लिए H होना चाहिए, इस कार्बन के लिए ये कार्बन होना चाहिए, इस कार्बन के लिए कार्बन होना चाहिए, और साथ ही साथ अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। बट जब मैं ऑड नंबर में बोल रहा हूं तो कहां पेयर बनेंगे, अरे ऑड नंबर में पेयर थोड़ी ना बनेंगे, पेयर 2 का बनता है बेटा, ये आप अच्छे समझते हो है ना। तो पेयर 2 का बनता है, तो इस वाले केस में हमारे पास कैसे होगा, अगर ऑड नंबर की रिंग होगी तो उसमें कभी भी आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने की कभी भी जरूरत नहीं है, बात समझ में आ गई, क्लियर है बेटा। ये बात बिल्कुल सही है कि सर अगर ऑड नंबर की रिंग हुई हमारे पास तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हम चेक नहीं करेंगे, सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर नहीं हुआ तो ऑप्टिकल एक्टिव, बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है भाई, ठीक है सर। और कुछ बोल सकते हैं क्या हम, बताओ भाई, और कुछ बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हो। अगर हमारे पास आपको बोले कि कोई मान लो कि GI दे रखा है, ठीक है, GI नहीं भी दे रखा, मान लो सिस ट्रांस वगैरह है, तो क्या कभी भी बताओ सिस फॉर्म में क्या कभी भी आपको GI मिल सकती है, सिस फॉर्म में क्या आपको कभी भी GI मिल सकती है, बोलो भाई। सिस फॉर्म में क्या आपको कभी भी GI मिल सिस फॉर्म में क्या आपको कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल सकती है क्या, पेन चाहिए था मेरे को, एक पेन, ये नहीं मतलब सिंपल कोई भी पेन हो समझाने के लिए। हाँ भाई क्या बोल रहा हूं मैं, सिस फॉर्म में क्या कभी भी आपको COS मिल सकती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, बताओ, नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि सिस फॉर्म में क्या होता है, डबल बॉन्ड के सेम साइड मिलेंगी ना चीजें, हमें तो अपोजिट साइड चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड नहीं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए ना बेटा। ग्रुप्स क्या होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि हमें तो इधर, अगर मैं इधर चल रहा हूं तो इधर जाऊंगा। सिस फॉर्म कैसे बनेगी, अभी नोट देखते हैं हम, नोट पॉइंट लिखे हुए इधर। COS इज एब्सेंट इन सिस कॉन्फ़िगरेशन, सिस कॉन्फ़िगरेशन में कभी भी, अभी इसको समझाऊंगा मैं, पेन आ जाएगा ना। COS इज एब्सेंट इन सिस कॉन्फ़िगरेशन, सिस कॉन्फ़िगरेशन में कभी भी आपको COS चेक करने की जरूरत नहीं है। COS इज एब्सेंट इन फिशर प्रोजेक्शन, अभी हम देखेंगे फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है। फिशर प्रोजेक्शन में भी कभी भी COS की जरूरत नहीं होगी,
मतलब सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, ठीक है। COS इज एब्सेंट इन इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स फॉर्म क्या होती है ये भी हम कन्फर्मर में पढ़ेंगे, कन्फर्मर्स जो पढ़ेंगे ना, ठीक है, तब आएगा। तो इनमें हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट और ऐड करेंगे हम, COS कांट बी प्रेजेंट, कांट बी पॉसिबल इन odd membered ring। बात समझ मारी बेटा। फॉर एग्जाम्पल 3 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड एक्सेट्रा। कोई रिंग मेरे पास 3 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन हो गया, उस पर अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लगा रखा है, हमें क्या चेक करने की जरूरत नहीं है, COS चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेयर में चाहिए चीजें। बात समझ में आ गई बेटा। हाँ, हम बात कर रहे थे सिस कन्फर्मर की। तो सिस कन्फर्मर के लिए मैं अगर आपको समझाना चाहूं तो कैसे देखेंगे बेटा, देखो इधर हम बनाते हैं, फिर से एक साइक्लोब्यूटेन ही बना देता हूं मैं आपको समझाने के लिए, है ना। ये मैंने बनाया, ठीक है, 2 बना देता हूं क्योंकि मेरे को पता है कि आपका एक डाउट और आएगा, तो डाउट कम आए उसके लिए हम आपको एक चीज पहले से बता देते हैं। सिस बनाना है, ये बनाया मैंने, एक इधर रखा, एक इधर रखा, ठीक है। दूसरा सिस, अच्छा ठीक है, ये है ना। अब क्या किया हमने, 2 मार्कर हो गया ना ये समझाने के लिए आया बट आ गया। अब इधर CH3 CH3, इधर H इधर H। बताओ भाई क्या ये COS हो सकता है इसमें, क्या इसमें COS हो सकता है? बोले सर कभी नहीं होगा, COS कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सिस है भाई, इसमें CH3 ऊपर की साइड, इसमें भी CH3 ऊपर की साइड, सेम साइड है तो सिस हो गया ना। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आ सकती है? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलना चाहिए था ना, इधर कोई मिलना चाहिए था। मिला क्या CH3? कोई नहीं, CH3 ही मिलना चाहिए था। क्या मिला? नहीं मिला। जैसे ही मैंने ये किया तो आपने बोला कि सर आप तो मतलब ज्यादा समझदार बन गए, आपने जान के ये किया है कि एडजेसेंट वाले पे कर दिया। सिस तो सर इधर भी पॉसिबल बन सकता था ना, आपने इधर वाले पे क्यों किया? क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि डायगोनली चलना है। आपने तो डायगोनल पे CH3 लिया ही नहीं, आपने तो डायगोनल पे CH3 लिया ही नहीं, तो इसमें तो कहां से COS आएगा? ठीक है, ठहरो। इसलिए तो हम बोल रहे थे कि आपको एक डाउट आएगा, यही तो डाउट है आपका। हम समझते हैं। तो हमने क्या किया, इधर सिस बना देते हैं भाई। ये हमने CH3 लिया, इधर सिस बनाना है तो CH3 सेम साइड आएंगे, या तो दोनों CH3 ऊपर या दोनों CH3 नीचे। बात समझ भाई। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी? क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी? चेक करते हैं भाई। देखो इधर से हम फिर चले तो इधर हमें क्या मिलना चाहिए था? इधर CH3 होना चाहिए था। क्या इधर CH3 है? नहीं है, ये तो ऊपर बैठा है ना। तो सिस में कभी भी आपको COS चेक करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? ट्रांस में चेक करो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से चेक करो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें कॉमन सेंस वाली चीजें जहां चेक करने की जरूरत नहीं, बस मैंने लिख दिया है जिससे कि आपका थोड़ा दिमाग खुल जाए। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास था। एक और सिमेट्री होती है हमारे पास, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फिर से बता रहा हूं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ऑप्टिकल एक्टिविटी से लेना देना नहीं है, आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री बस आपसे अगर पूछे बाय चांस कहीं पे कोई बुक सॉल्व करो, आपको कहीं मिल जाए, उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूं मैं। बट ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने का कोई मतलब नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए POS एंड COS चेक करोगे, कोई भी एक प्रेजेंट हो या दोनों हो, तो उस वाले केस में हमारे पास क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अच्छा, मैं आपको सिस वाली चीज बता रहा था, तो वैसे इधर तो समझ में आ ही गया है, इधर भी समझ लो आप। हमारे पास मान लो ये वाला ग्रुप CH3 है, ये वाला ग्रुप कौन सा है? CH3, जिधर मतलब ये पॉइंट है अपना, ठीक है, डॉट है। तो CH3 अगर सेम साइड रखूंगा तो बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे के एंटी डायरेक्शन में है क्या? नहीं है। बट डायगोनली है क्या? नहीं है। तो इसलिए इसमें नहीं हो सकता। अगर ऐसे करोगे तब है क्या? तब भी नहीं है, क्योंकि दोनों CH3 ऊपर है ना भाई। आपको इस सेंटर से अगर इधर की साइड ऊपर आ रहे हो तो दूसरी बार तो नीचे जाना पड़ेगा, बट CH3 तो ऊपर है, तो सिस में तो हाँ। ट्रांस में बोले ये रहा सर, ट्रांस में तो है। बात समझ में आ गई ना? अरे दिख गया ना ट्रांस में? अरे क्लियर है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो यही बताने वाला था आपको। ठीक है,
चलो अब आता है हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री की हम बात कर रहे थे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, देखो क्या हुआ, तुम्हारी क्लास की बात करता हूं मैं। ये हमारे पास मान लेता हूं Cl, ये भी हमारे पास Cl, ये Cl है, ठीक है। पढ़ा रहे थे भाई, सभी को पढ़ा रहे थे आपको, ठीक है। क्लास में मान लो कि आ गए किसी पाठशाला सेंटर पे, ठीक है, उधर डाउट पूछ लिया, बच्चे बैठे, मैं पढ़ाने लगा, क्या हुआ, Cl 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 ऐसे है तीनों, मतलब ऊपर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। ये मैंने बनाया, उसके बाद क्या हुआ, एक बच्चा, जब ये मैंने तब सब लोग थे, उसके बाद एक बच्चे को इमरजेंसी आ गई, टॉयलेट लग गया, ठीक है, नेचुरल है भाई, आ सकता है। उसके बाद वो बाहर गया, फिर क्या किया मैंने, इस कंपाउंड को 60 डिग्री से रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या कर दिया, 60 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। अब क्या होगा, ये वाला कार्बन इधर आ जाएगा, ये वाला कार्बन इधर आ जाएगा, 60 से रोटेट करूंगा तब ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई, बोलो भाई, अरे क्लियर है, अरे बात समझ में आई नहीं आई। अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो इधर ये जाएगा नहीं जाएगा, अरे बोलो, क्लियर है बात भाई। इसको मैंने क्या रोटेट किया, इस वाले पॉइंट से 60 से करेंगे 120 से करेंगे, बताओ सर 120 से करना है, ये एंगल 120 है ना, ये 120, ये 120, ये 120, तो मैंने कितने से रोटेट किया इसको, 120 से। अभी हम कर देंगे उसको, ठीक है ना। तो अब मैं हटा रहा हूं इसको भाई, इसको अगर मैं 120, ये 120 है, देखो कितना है 120, 120 से रोटेट किया, क्लियर है। तो ये ग्रुप एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे, क्लियर है। इधर मैंने लिख दिया है, तो इसको हम 120 कर देते हैं, कितना है 120 से रोटेट किया। अब क्या हुआ, ये Cl ही है भी, तो Cl इधर आ गया, इधर Cl इधर आ गया, इधर Cl आ गया, ठीक है। इसको इधर रोटेट किया बस। अब मैंने क्या किया, इसको मतलब ये है ही नहीं मेरे पास, तो ये कंपाउंड है। अब वो बच्चा वापस आ गया, तो उससे पूछा कि हाँ भाई कोई चेंज है क्या, वो बोल रहा है नहीं सर वही कंपाउंड है, सेम तो है। तो इसका मतलब अगर आप सेंटर से किसी कंपाउंड को किसी एंगल पे, कौन सा एंगल वो 360 डिग्री बाई 9 एंगल से अगर आप रोटेट करते हो और सेम टाइप का ही कंपाउंड मिल जाए, मतलब जिनको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओ, अगर ऐसा मिल रहा है तो उसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज ए लाइन अबाउट विच ए मॉलिक्यूल कैन बी रोटेट बाई 360 डिग्री बाई n एंड देयरबाय प्रोड्यूस ए मॉलिक्यूल विच इज इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मतलब पहचान नहीं कर सकते कि दोनों अलग है या सेम है। इन द फ्रॉम द ओरिजिनल मॉलिक्यूल से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो उसको आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कोई लेना देना नहीं होता किससे, ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव से। इसको बोलते हैं C3। क्या बोलते हैं बेटा, C3। 3 कहां से आया, 3 आया हमारे पास 360 डिग्री अपॉन n, एंगल कितना है हमारे पास, ये थीटा, 360 डिग्री बाई थीटा। नहीं एंगल n ही आएगा उधर, तो हाँ, तो इधर कितना आ जाएगा 120, तो इधर से क्या आ गया हमारे पास, ये 3 आ गया, 120 से रोटेट कर रहे हैं ना, ये आ गया। इसका ऑप्टिकल एक्टिव ऑप्टिकल इनएक्टिव से कोई लेना देना नहीं है, क्लियर है भाई। चलिए, तो ये हमारे पास सिमेट्री देखना आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो अभी हम और भी प्रोजेक्शन फॉर्मूला आएंगे, बट वो मैं बात करूंगा कन्फर्मर्स में। अभी हमें 2 फॉर्मूले पढ़ने हैं, एक होता है वेज डैश, दूसरा होता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब वेज डैश और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या है, देखो प्रोजेक्शन फॉर्मूला में वेज डैश में अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 टाइप के बॉन्ड मिलेंगे आपको, एक वेज एक डैश, और तीसरा मिलेगा नॉर्मल। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भाई हमारे पास sp3, कौन सा है, sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर sp3 संकरण है तो उस वाले केस में हमें पता है कि इसकी ज्योमेट्री कौन सी होनी चाहिए, sp3 की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। कौन सी होती है बेटा, टेट्राहेड्रल। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही है। अब वो चीज तो नॉन प्लेनर होता है, जो कि क्या होता है, नॉन प्लेनर, एक प्लेन में नहीं आ सकती चीजें। ये क्या होता है बेटा, नॉन प्लेनर होता है। बट हमें तो कार्बन को इधर दिखाना है, तो उसके लिए अलग अलग प्रोजेक्शन फॉर्मूला
लगाए गए तो वही है वैसे ही हमारे पास। तो पहला आता है वेज डैश, तो मान लो कि एक कार्बन है हमारे पास, इधर क्या है कार्बन, ये मान लिया मैंने ए, इधर है ये बी, और इधर मान लिया हमारे पास डी, और ये है ई। कोई भी 4 वैलेंसी है, अलग भी हो सकती है सेम भी हो सकती है, हमें उससे कोई लेने देना नहीं है। इन बॉन्ड्स को बोलते हैं नॉर्मल बॉन्ड। किनको? जो नॉर्मली बनाए गए हैं। ये हमारे पास कौन से बॉन्ड है? नॉर्मल। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये क्या है बेटा? ये मिक्स कर दिया मैंने, ये क्या है? नॉर्मल बॉन्ड, नॉर्मल बॉन्ड। और ये सेम है इन द प्लेन, मतलब ये बोर्ड के प्लेन में ही है, जैसे आपको दिख रहे हैं ना ऐसे कैसे ही है, ठीक है। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? वेज। और इसको क्या बोलते हैं? डैश। डैश से बना हुआ ये, अरे डैश से बना हुआ है तो डैश ही होगा। ये हमारे पास डैश बॉन्ड। डैश बॉन्ड का मीनिंग क्या है बेटा? डैश बॉन्ड का मीनिंग है इन द बिलो द प्लेन, मतलब ये जो प्लेन है इसके पीछे की साइड है, पीछे की साइड है इसके, मतलब समझ में आ रहा है ना? जैसे ये प्लेन है इधर आपको दिख रहा है, तो ये जो डी है इधर की साइड बना हुआ है कहीं इधर, इधर, ठीक है। और ये जो ई है ये आगे की साइड है। बात समझ में आ रहा है ना? ये प्लेन है हमारे पास, ये प्लेन है, तो इसमें ई जो है ई आगे की साइड है, अबव द प्लेन होता है, तो बाहर है, देखो बाहर निकला हुआ है, ये ई है बाहर निकला हुआ है, और ये डी है इधर अंदर, ठीक है। तो डी क्या होता है? लिख देता हूं इधर, है ना, बिलो द प्लेन। और इधर क्या आएगा? ये होता है डैश बॉन्ड। अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास आ गया। दूसरा है हमारे पास फिशर, फिशर प्रोजेक्शन। कौन सा है? फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होगा हमारे पास? जहां कहीं भी कायरल कार्बन होगा, जितने कायरल कार्बन होंगे उतने प्लस बना देंगे, जितने कायरल कार्बन होंगे उतने क्या बना देंगे? प्लस बना देंगे। तो ये हमारे पास है प्लस, ठीक है, उतने प्लस बना देंगे, बस ये। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको डिनोट करती है बेटा? इस वाले को, वेज को, मतलब ये दोनों डी और बी बाहर की साइड निकले हुए हैं और ए और बी अंदर की साइड है। वर्टिकल लाइन किसको करती है बेटा? डैश को, ठीक है। इस चीज को मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा कि इसका यूज हमें कैसे करना है। बात समझ में आ गई? वेज डैश समझ में आ गया बेटा? वेज डैश क्या होता है हमारे पास? वेज डैश कैसे देखना है? क्लियर है चीज? वेज डैश क्या होता है हमारे पास? वेज डैश में जो वेज बॉन्ड होता है अबव द प्लेन, डैश बॉन्ड क्या होता है? बिलो द प्लेन, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन में कितने प्लस बनेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? जितने कायरल कार्बन होंगे या जितने कायरल सेंटर है। क्लियर है बेटा? चलिए, ये हमारे पास हो गए प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। क्या है बेटा? आरएस कॉन्फ़िगरेशन। अब आरएस कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चंस हमारे पास डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं, खूब सारे पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। और इनडायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, इनडायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, ठीक है। रिलेशन पूछेगा किन्हीं दो कंपाउंड्स में, तो भी हमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होगी, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि आपको जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन उसने पूछा है या हमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने की जरूरत है, वो फिशर में भी पढ़ सकती है और वेज डैश में भी पढ़ सकती है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये होता है कि देखो फिशर का मतलब फिशर में जनरली सभी लोग पढ़ते हैं, ठीक है, फिशर में आरएस कॉन्फ़िगरेशन सभी पढ़ते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं मैक्सिमम कि वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। वो चीज अपन भी कर सकते हैं, बट मैं वो करवाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करोगे, वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करोगे तो टाइम तो लगेगा भाई, टाइम तो लगेगा 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, कुछ तो लगेगा। बात समझ में आ रही है? और उसके रूल्स वगैरह भी ध्यान रखने होते, तो उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वेज डैश का कॉन्फ़िगरेशन वेज डैश में देंगे, और अगर हमें फिशर मिलता है तो फिशर का फिशर में कन्वर्ट, मतलब फिशर में आरएस कॉन्फ़िगरेशन देंगे। तो आर का मतलब होता है रेक्टस, एस का मतलब होता है सिनिस्टर, ठीक है। रेक्टस मतलब आप ये मान के चलिए कि बात हो रही है बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन की। किसकी हो रही है? वैसे इसका मतलब होता है राइट, ठीक है, बट मैं क्या लिख रहा हूं इधर? क्लॉकवाइज। और सिनिस्टर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब होता है लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है भाई? ये हमारे पास आ गए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले हम बात करेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश फॉर्मूला, ठीक है।
अब अगर मैं वेज डैश फॉर्मूला की बात करूं तो हमारे पास क्या है, व्हेन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट डैश बॉन्ड। सबसे पहले एक पॉइंट लिखना चाहूंगा मैं इधर कि जो प्रायोरिटी ग्रुप है, याद आया कि कहीं पे प्रायोरिटी ग्रुप पढ़ा था और मैंने जब पढ़ाया था तब बोला भी था प्रायोरिटी ग्रुप डिसाइडेड बाई, किससे डिसाइडेड की जाएगी बेटा, किससे डिसाइड की जाएगी, सीआईपी। किससे की जाएगी, सीआईपी। और सीआईपी क्या है मैं बता चुका हूं आपको। सीआईपी रूल क्या है ये हम पढ़ चुके हैं ईजेड जब फाइंड किया था, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, इधर जो वेज डैश था इसमें 3 टाइप के बॉन्ड है, नॉर्मल, वेज या डैश। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप की हम बात करेंगे, तीनों 3 केस बनते हैं हमारे पास। या तो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारे पास आए नॉर्मल बॉन्ड पर, या फिर आए डैश पर, या फिर आए वेज पर। तो तीनों को देख लेते हैं हम, ये 3 पॉसिबिलिटी। व्हेन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट डैश बॉन्ड, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश बॉन्ड पर आता है तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल वेज कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। कैसे, एग्जाम्पल, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास क्लॉकवाइज आएगा, क्या आएगा बेटा, क्लॉकवाइज अगर रोटेशन हुआ तो या तो क्लॉकवाइज होगा या क्या होगा हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो ऊपर ही लिखा हुआ है, तो आप बताइए बेटा क्लॉकवाइज का मतलब क्या है। सर क्लॉकवाइज का मतलब है आर और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है एस। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, एस। तो यह आ गया हमारे पास क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस। अब एग्जाम्पल से ही तो समझ में आएंगी चीजें, तो एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास सी है, इधर मान लिया मैंने CH3, ठीक है, इधर है हमारे पास NH2, इधर है H, इधर है OH। ये 4 दे रखे, हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है। तो एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास दे रखा है। सबसे पहले ये कायरल कार्बन है, तो प्रायोरिटी ग्रुप के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी रूल, सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देंगे। सबसे ज्यादा ऑक्सी एटॉमिक नंबर 1, इसके बाद ये 2, ये कार्बन 3, इधर हाइड्रोजन 4। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन है, 4। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हमेशा इग्नोर करना है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हमेशा क्या करना है, नेग्लेक्ट। इधर लिख भी देता हूं मैं आपको, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को क्या करना है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो कि नंबर 4 है को हमेशा नेग्लेक्ट कर देना है, इसको देखना ही नहीं है। नेग्लेक्ट करना है, बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। क्या करेंगे, हमेशा नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हमें रोटेशन करना है 1 2 3। तो 1 2 3 अगर हम रोटेशन करते हैं तो क्या आता है, ये आया। कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, आर। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, आर। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा रूल है, कुछ नहीं करना है। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप देखना है हमें, अगर डैश बॉन्ड पर आ रहा है प्रायोरिटी देंगे सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 किया, 4 को हमेशा देखना नहीं है। अगर मान लो 4 कहीं यहीं पे इधर भी आ जाता तो भी हम नहीं देखते, क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हमेशा इग्नोर करना है, ठीक है। तो उस वाले केस में अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो एस, ठीक है। जो हमारे पास लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, आप मान के चलिए कि उसकी जो जगह है वो पीछे की साइड है, बिलो द प्लेन, ठीक है, डैश पर ही आना चाहिए वो, ठीक है भाई। तो इसलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट वेज बॉन्ड। किस पे आ गया बेटा, वेज बॉन्ड पे। अब मैंने अभी आपको बोला कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो कहां पे होना चाहिए, डैश पे होना चाहिए। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे होना चाहिए, डैश पे। बट वो अपनी औकात को भूल के कहां पे आ रहा है, वेज पे। तो हम उसको अपनी औकात याद दिलाएंगे और क्या बोलेंगे बेटा कि अगर भैया ऐसा होता है तो अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन आया आर, हम रूल सेम रखेंगे जो हमने अभी तक रूल रखा है। बट अगर कॉन्फ़िगरेशन आया आर, ठीक है, तो अगर आर कॉन्फ़िगरेशन आया तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, अगर आर कॉन्फ़िगरेशन हमारा रूल के अकॉर्डिंग आया तो उसको कर देंगे एस,
और अगर एस कॉन्फ़िगरेशन आया तो उसको आंसर में लिखेंगे हम आर। क्यों? क्योंकि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहां पे होना चाहिए था? डैश पे। एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, बिल्कुल सिंपल सा मतलब कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कितना भी टफ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक कार्बन है, कार्बन को ऐसे लिख देते हैं, ये 2 3 और ये आ गया हमारे पास 4। ठीक है भाई, अब इधर इस पे लोवेस्ट रख दिया, ठीक है। इधर आ गया हमारे पास OH मान लो, इधर लिख देता हूं मैं NH2 और इधर आ गया CH3, ये हमारे पास है मान लो। और इसका हमें क्या करना है? वही सेम RS कॉन्फ़िगरेशन करना है। नंबरिंग की, ये 1, ये नाइट्रोजन 2, कार्बन है तो इसमें 3 और हाइड्रोजन है तो इसमें 4। फिर से वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 1, 1 के बाद 2, तो 1 के बाद 2 इधर से आएगा, 1 के बाद 2 किधर से आया? इधर से आया। तो 1 2 3 आ गया। कंफ्यूजन आया सर 4 वाला, तो 4 को तो हमेशा क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है। 4 को हमेशा क्या करना है बेटा? नेग्लेक्ट करना है। तो अगर ऐसा हमें करना है तो क्या होगा बेटा? ये आ गया 1 2 3, तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर भैया एंटी क्लॉकवाइज है तो एस आना चाहिए, बट हम इसको इसकी औकात याद दिलाएंगे और हमारा जो आंसर वह आएगा क्या होगा? वो होगा बेटा आर। आंसर क्या होगा? आर। बात समझ में नहीं आई? क्यों? क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है? वेज बॉन्ड पर। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है बेटा? वेज पर है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बोलिए भाई, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? क्लियर है? अरे समझते हो कि नहीं समझते? बताओ यार जल्दी से। क्लियर है बेटा? चलिए, अब तीसरा केस क्या पॉसिबल है? तीसरा केस पॉसिबल है कि सर ना तो वेज पे आए ना डैश पे आए, नॉर्मल पे आए, तो क्या करेंगे? तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, तो हम उसको वेज या डैश पर लेके आएंगे। वेज या डॉस? बोले सर किस पे? किसी पर भी लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वेज पे ले आओ चाहे डैश पे ले आओ, ठीक है। बट अगर डैश पे लेके आओगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमें फिर चेंज नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास, ये हमने लिया एक कार्बन, ठीक है, ये 4 वैलेंसी कर लेते हैं भाई। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप नॉर्मल बॉन्ड पर ये आ गया H, इधर आ गया हमारे पास OH, इधर मान लो CH3, कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया हमारे पास NH2। वही प्रायोरिटी ऑर्डर, ये 1, ये 3, ये 4। अभी पढ़ेंगे ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये आ गया हमारे पास 2। क्या करना है हमें? हमें रोटेट करनी है चीजें। किस टाइप से रोटेट करनी है? कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप या तो वेज पे आए या डैश पे आए, या तो वेज पे आए या डैश पे आए। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि उसको डैश पर लेके जाओगे तो ज्यादा सही रहेगा, डैश पर लेके जाओगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। वैसे मैं इसको बीच में बनाता तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि मैं आपको दोनों समझा देता, ठीक है। तो मैं इसको पूरे को हटा रहा हूं, क्योंकि दोनों बता दूंगा ना, फिर आप बोलोगे कि सर ये तो आपने वेज वाला बताया, डैश वाला नहीं बताया। ये हमारे पास, ठीक है भाई। क्या आएगा इसमें? देखो, ये H रख दिया मैंने, इधर मान लो OH, ये आ गया हमारे पास NH2 और ये आ गया CH3, ठीक है। अब हमें इस टाइप से रोटेट करना है चीजों को कि क्या हो जाए बेटा, हमारे पास जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहां पर आ जाए? या तो वेज पर या डैश पर, या तो वेज पर या डैश पर। ये हो गया 4, ये 1, ये है 3 और ये है 2। कैसे भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले अब देखो, अगर इसको मेरे को डैश पर लेके आना है तो किस डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज में, इस टाइप से। क्लियर है? अब देखेंगे, सबसे पहले चारों बॉन्ड सेम बना लो, चारों बॉन्ड सेम बना लो जैसे बना हुआ है। ये हमने बनाया 1 2 3 और ये आ गया 4, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या है आपका? जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप के अलावा जो दूसरा नॉर्मल बॉन्ड है उसकी वैलेंसी को एज इट इज रख देना है। नोट लिखा हुआ है बेटा आपको, सेकंड नॉर्मल बॉन्ड शुड नॉट बी डिस्टर्ब वाइल डूइंग सो। क्या कर रहे हैं? जब आप इनको रोटेट कर रहे हैं तो जो दूसरा ग्रुप है उसको इंटरचेंज नहीं करना है।
तो ये OH है तो मैंने OH को रख दिया ऐसे के ऐसे ही। क्लियर है? अब बाकी जो चेंज कर रहे हो आप करो। तो इस H को लेके आए इधर, तो ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, इधर नहीं रुकेगा, दूसरे नॉर्मल पर कुछ नहीं होगा। तो इस वाले पर कौन आया बेटा? NH2। इस पर क्या आ गया? H। और इधर क्या आ गया हमारे पास? CH3। क्लियर है? अब वही नंबरिंग करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 4, ये क्या है 2, ये 1 और ये है 3। तो क्या होगा? 1 2 3 करेंगे बेटा। 1 2 3 किया हमने, क्या हो गया बताओ? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया? एस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा हो गया बेटा? एस कॉन्फ़िगरेशन। चेंज क्यों नहीं किया है? एस का आर क्यों नहीं करे? क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है? डैश पर। बोले सर ये तो डैश पे, अगर हम वेज पे करें तो क्या होगा? कर लो। अब क्या करेंगे हम? इधर मैंने क्या किया है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज किया ना? हाँ, ये हमने किया है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। अब अगर मेरे को वेज पे लेके आना है तो क्या करूंगा? क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा। क्लॉकवाइज करेंगे हम, ठीक है भाई। क्लॉकवाइज में क्या होगा हमारे पास? फिर से देखेंगे, फिर से वही सेम वैलेंसी सेम बनाएंगे। तो क्या किया मैंने? 1 2, इधर हमारे पास डैश वाला आ गया 3 और इधर वेज वाला आ गया 4। सेकंड नॉर्मल बॉन्ड को एज इट इज रखना है तो इसको रख दिया हमने OH। अब ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझना बेटा। अब मैं फिर से ऐसे नहीं कर सकता। कौन सी डायरेक्शन में करना है? क्लॉकवाइज में। H को इधर कर दूं? नहीं सर, ये तो सेकंड नॉर्मल बॉन्ड है, एज इट इज आ गया। H जाएगा NH2 वाली जगह, इधर आ गया हमारे पास H। NH2 आएगा नेक्स्ट बॉन्ड पर, मतलब इधर आ गया NH2 और CH3 आ गया हमारे पास इधर। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है? बिल्कुल सर सेम है। क्या ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है? बिल्कुल सेम है। मतलब ये अगर एस कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका भी एस आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन एस आना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। बात समझ में नहीं आई? क्लियर है बेटा? तो अगर ऐसा है तो अब क्या होगा हमारे पास? देखेंगे इधर वही सेम, इसको हम 1 प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ये क्या हो गया हमारे पास? 1। तो कोई ऐसा कलर लिखता हूं जो कम दिख रहा है इधर, वो है हमारे पास येलो। ये हो गया 1, ये हो गया हमारे पास 3, ये है 4 और ये क्या है हमारे पास? 2। 1 2 3 घूमना है, 1 2 3 घूमे भाई। क्या हो गया सर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है R। सर गलत हो गया, आप तो बोल रहे थे एस आना चाहिए, आप तो बोल रहे थे एस आना चाहिए, और इधर तो क्या हो गया? गलत हो गया। तो सर ये तो कॉन्सेप्ट फेल हो गया। नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट फेल नहीं होते। याद करो, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है? हॉरिजॉन्टल पर, सॉरी, हाँ मतलब लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है बेटा? वेज बॉन्ड पर है। और जब कभी भी हॉरिजॉन्टल लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज बॉन्ड पर आएगा, हमेशा कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। तो R का S करेंगे और S का क्या कर देंगे? R। तो इधर R आया है तो हमारा आंसर हो जाएगा S। तो इधर भी S है, इधर भी S है। क्लियर है? तो अब देख लो क्या लिखा हुआ है। इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट एट नॉर्मल बॉन्ड, we rotate the molecule such that lowest priority group comes at wedge और डैश बॉन्ड। तो हम मॉलिक्यूल को इस टाइप से रोटेट करेंगे कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर आ जाए? वेज पर आ जाए या डैश पर आ जाए, किसी पर भी आए। नोट लिखा हुआ है, सेकंड नॉर्मल बॉन्ड शुड नॉट बी डिस्टर्ब व्हाइल डूइंग सो। जो सेकंड नॉर्मल बॉन्ड है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी जब हम ऐसा करेंगे। क्लियर है भाई? ये पॉइंट लिखा हुआ है इधर। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास RS कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप से देना है आपको वेज डैश में। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आएगी। कहीं से भी किसी भी लेवल के कोई भी क्वेश्चन करो, आप क्वेश्चन को पेल दोगे बेटा। क्लियर है? चलिए भाई, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये तो आ गया हमारे पास वेज डैश, मतलब RS कॉन्फ़िगरेशन किसमें? वेज डैश में। अब बात करते हैं हम फिशर में। किसमें बात करेंगे बेटा? फिशर में। कि फिशर में हम कैसे फाइंड करेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन? फिशर में हम कैसे फाइंड करेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन? तो देखो, RS कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर फॉर्मूला, RS कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर फॉर्मूला। तो क्या होगा? कुछ नहीं करना आपको। इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, इसमें सिंपल देखो, मैंने क्या बताया आपको? लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे होना चाहिए? डैश बॉन्ड पर। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे होना चाहिए बेटा? डैश बॉन्ड पर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर आ गया? वेज पर आ गया, तो हम क्या करते हैं? R को S कर देते हैं, S को R कर देते हैं। ठीक है सर, ये क्यों बोल रहे हो आप? इसकी तो हमें कोई जरूरत नहीं फिशर में, इसकी तो हमें कोई जरूरत नहीं फिशर में। जरूरत है बेटा। क्यों? देखो फिशर याद करो, ये हमारे पास फिशर है,
तो फिशर में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, वो किसको डिनोट करती है? वेज को। किसको डिनोट करती है? वेज को। इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर जब हम फिशर में कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आरएस दे रहे हैं, तब अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पर आ गया तो फिर से हॉरिजॉन्टल पर आ गया, इसका मतलब वेज बॉन्ड पर आ गया, तो इसका मतलब फिर से आर का एस करेंगे और एस का आर करेंगे। बिल्कुल यही बात है। तो यही नोट लिखा हुआ है इधर, साफ सुथरा सा मतलब पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट एट वर्टिकल लाइन, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर हुआ बेटा? वर्टिकल लाइन पर हुआ, देन देयर इज नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अगर वर्टिकल पे आ रहा है, अगर वर्टिकल पे आ रहा है मतलब कौन सा हो गया बेटा? ये डैश पर, तो कोई चेंज नहीं है। बट अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर आया? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है बेटा? वेज बॉन्ड। कौन सा है? वेज। तो अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अपनी औकात से बाहर आ रहा है, किस पर? वेज पर आ रहा है, तो उस वाले केस में हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देंगे, आर का एस कर देंगे और एस का आर कर देंगे। बोलो भाई समझ में आई नहीं आई? क्लियर है बात? चलिए एग्जांपल करें, बाकी बहुत सिंपल है। एग्जांपल देखो, ये एक प्लस बनाया हमने, कलर चेंज करके बनाएंगे। ये एक प्लस बनाया भाई, ठीक है, कोई भी लिखो यार आप, मतलब मर्जी है आपकी। इधर लिख दिया CH3 COOH, इधर लिख दिया मान लो NH2 और इधर लिख दिया आपने H, ये लिख दिया, ठीक है। देखो CIP रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, तो ये आ गया 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, कार्बन कार्बन सेम है, उसके बाद इधर हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन, तो ये आ गया 2, ये 3 और ये 4। 1 2 3 घूमना है और फोर्थ वाले को इग्नोर मारना है। 1 2 3 ये तो ऐसे ही घूम रहे, 4 आ ही नहीं रहा। कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एस, बट ध्यान देंगे हम, एस का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। एस का क्या हो जाएगा? आर। आंसर क्या होगा? आर। क्यों? क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है? हॉरिजॉन्टल पर है। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है? हॉरिजॉन्टल पर है। तो अगर ऐसा कभी भी होगा तो हम चेंज कर देंगे। बात समझ में आ रही बेटा? और एक एग्जांपल करे क्या? ठीक है भाई, एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम। क्या है हमारा एग्जांपल? नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये हम लेते हैं H, इधर लिया हमने CHO, इधर लेते हैं हम COOH और इधर मान लो हमने लिखा CH3। क्या लिखा बेटा? CH3, ये लिखा CH3। अब फोर्थ नंबर दिख रहा है बस हमें कि सर ये 4 नंबर है, 1 2 3 तो हमें देखना पड़ेगा, 1 2 3 तो हमें देखना पड़ेगा। तो देखो भाई, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, CIP रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर रहा हूं मैं। तो कार्बन के बाद इसमें एक ऑक्सीजन, इसमें 2 ऑक्सीजन, इसमें एक भी ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। वैसे अगर हम CIP रूल के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें एक ऑक्सीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड को क्या लिखोगे आप? C डबल बॉन्ड OH, और C डबल बॉन्ड OH को हमने क्या बताया था आपको कि COOC, इस टाइप से आपको देखना है, ठीक है। बट अगर इधर ऐसे देखोगे तो इसको भी तो ऐसे देखोगे, C डबल बॉन्ड OH, तो इसको कैसे देखोगे आप? C, एक OH तो है ही, तो मैं OH लगा देता हूं। उसके अलावा डबल बॉन्ड OA मतलब कितने ऑक्सीजन? 2, और फिर लगाओगे कार्बन, तो इसमें एक कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन, इसमें एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है? तो 2 ऑक्सीजन तक तो टाई हुआ, तीसरे में जीत गया, इसलिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 3। 1 2 3 घूमो भाई, 1 2 3 अगर घूमे तो 1 2 3 ये घूमा, इसको तो जान दो, कोई मतलब नहीं। कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज, मतलब आर। क्या चेंज होगा? आर का एस होगा? नहीं होगा। क्यों? लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन मतलब डैश बॉन्ड पर है, तो कोई समस्या नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये हमारे पास आ गया कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे करना है। बात समझ में आ रही बेटा? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आरएस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना आ गया, ठीक है। अब मैं आपको एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि अगर मेरे पास एक कंपाउंड है, मतलब ये कंपाउंड है अपने पास, इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? आर है। अगर मैं इन्हीं में एक दो एटम्स को ऐसे घुमाऊं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन एस बन जाए,
इसका मतलब आपको अगर इसी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड बना के दे दे और आपसे पूछे कि इन दोनों कंपाउंड में रिलेशन क्या है, इन दोनों कंपाउंड में रिलेशन क्या है, तो आप क्या करोगे, कैसे क्वेश्चंस को करोगे? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई दो कंपाउंड दे दिया आपको, दो फिशर फॉर्मूला बना के दे रखे, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है और आपसे पूछ लिया कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो आप कैसे करोगे कि क्या वो इनेंशियोमर है, क्या वो डायस्टीरियोमर है, क्या वो आइडेंटिकल है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करोगे, तो ये सारी चीजें भी हमें पढ़नी है अभी और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे हमारे पास यही पॉइंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, और मैं बता रहा हूं इसीलिए मैंने बताया था कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा या फिर अगर ये आया तो भी मतलब वो क्या पूछ रहा है आपसे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन ही पूछ रहा है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आए आपसे, रिलेशन वगैरह पूछे, ठीक है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन पूछे, आपको आरएस से ही सॉल्व करो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा, हमेशा सही होगा। इफ बोथ स्ट्रक्चर्स, पहला पॉइंट है हमारे पास, पहले पॉइंट पढ़ेंगे फिर समझाता हूं आपको। इफ बोथ स्ट्रक्चर्स हैव सेम आरएस कॉन्फ़िगरेशन देन स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल और होमोमर स्ट्रक्चर। क्या मतलब है? मान लो मेरे पास कंपाउंड है ए और एक कंपाउंड है बी, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, सेम है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है हमारे पास, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आर, ठीक है, या फिर और ऐसा हो गया कि आर आर हो गया, या फिर ऐसा हुआ इसका एस हुआ और इसका भी क्या हुआ, एस हुआ, ए का आर बी का आर, या फिर ए का एस बी का एस, मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन आया तो इस कंपाउंड को, मतलब इन दोनों कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल कंपाउंड। क्या बोलेंगे बेटा? आइडेंटिकल। तो ये दोनों कंपाउंड कैसे होंगे, आइडेंटिकल। बात समझ में नहीं आई? अरे बात समझ में नहीं आई? दो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं, दो कंपाउंड दे रखे हैं, मैंने दोनों का कॉन्फ़िगरेशन निकाला, इस कंपाउंड का भी आर, इसका भी आर, इसका मतलब दोनों आइडेंटिकल हुए, ठीक है। हाँ, बट ध्यान रखना ऐसा ना हो कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ना हो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ना हो या दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम ना हो, तो क्या आप दोनों को आइडेंटिकल बोलोगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं है वो दोनों आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए, और अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की मैं बात ही नहीं करूंगा, या फिर अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अलग है तो फिर हम बेटा आइसोमेरिज्म की बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा हमारे पास, इफ बोथ स्ट्रक्चर्स हैव अपोजिट आरएस कॉन्फ़िगरेशन, तो उस वाले केस में हम उनको बोलेंगे इनेंशियोमर। क्या बोलेंगे? इनेंशियोमर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है हमारे पास, अच्छा ठीक है, ये तो तब है जब हमारे पास एक कायरल कार्बन हो, वन कायरल कार्बन हो तो ये केस आएगा हमारे पास। अगर मान लो हमारे पास दो कायरल कार्बन हो, इस वाले केस में अगर हमारे पास दो कायरल कार्बन हो, ठीक है, तो अगर दो कायरल कार्बन हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी रूल सेम ही है, ये हमारे पास ए कंपाउंड है, ये बी कंपाउंड है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नंबरिंग, भाई दो कंपाउंड है तो मान लो कि दो कायरल कार्बन है, क्या है बेटा, दो कायरल कार्बन है, तो अगर कॉन्फ़िगरेशन आता है आपका आर आर, क्या आता है, आर आर आता है, तो इसका भी अगर हमारे पास आर आर, वैसे ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी नहीं लिखेंगे, ये अभी जान दो, दो कायरल कार्बन वाला अभी जाने देंगे, हम बाद में देखेंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो इधर है हमारे पास कि अगर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आता है तब क्या होगा, तो इस वाले का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास अगर एक कंपाउंड है ए, एक कंपाउंड है बी, ठीक है, ए कंपाउंड का जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो अगर मान लो आया हमारे पास आर, और बी का क्या आया एस, या फिर इसका आया एस, इसका आया आर, तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के इनेंशियोमर होंगे। क्या होंगे बेटा? इनेंशियोमर। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब यह है कि जो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं एक दूसरे के इनेंशियोमर होते हैं। क्या इनेंशियोमर का मीनिंग ये हो गया कि वो मिरर इमेज होते हैं? हाँ बिल्कुल, मिरर इमेज होते हैं। कौन से वाले? नॉन सुपर इंपोजेबल। क्या होते हैं?
नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होते हैं। मतलब अगर कोई एक कंपाउंड है जिसका कॉन्फ़िगरेशन R आया है, दूसरा कंपाउंड है जिसका कॉन्फ़िगरेशन S आया है, ठीक है, तो एक कंपाउंड क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के इनेंशियोमर है। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनेंशियोमर का मतलब क्या होता है हमारे पास, कि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में पीपीएल को रोटेट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? अच्छा, एक पॉइंट और है मेरे पास, अभी देखना, ध्यान से बोलूंगा मैं, ध्यान से समझना कि हम जो ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं, हम जो ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन दिए, क्या मैं अगर किसी कंपाउंड का आरएस कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूं तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? ध्यान से सुनना क्वेश्चन। मैंने आरएस कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, आरएस कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं किसी कंपाउंड के लिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? ऐसा कुछ बोल सकता हूं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। आरएस कॉन्फ़िगरेशन का कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव होने से कोई लेना देना नहीं है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन का तो सिंपल सा लेना देना यह है कि अगर कंपाउंड कायरल है, मतलब अगर उसमें कायरल कार्बन है तो मैं उसके आरएस कॉन्फ़िगरेशन दे सकता हूं, बस सिंपल सा है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, रिकॉग्नाइज करना है। जैसे हम स्ट्रक्चरल कंपाउंड होते थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, उनका आईयूपीएसी से पहचान लेते थे। उसके बाद आए हमारे पास ज्योमेट्रिकल, तो अगर दो कंपाउंड दे रखे थे उनको कैसे रिकॉग्नाइज करते थे? या तो सिस ट्रांस से, या इजेड से, या फिर ऑक्साइम होते तो सिन और एंटी से। ऐसे ही सेम अगर मेरे पास स्टीरियो आइसोमर मतलब ऑप्टिकल आइसोमर है तो उनको मैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन से रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आरएस दे रहा हूं तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। हाँ, वो ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है। तो हमें कैसा पता चलेगा, वो हम अभी इससे नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास ये समझ में आ गया। तो सिंपल सा फंडा है सर कि अगर कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन, दो कंपाउंड है उनका कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज सेम आता है, एज इट इज सेम आता है आइडेंटिकल और होमोमर, एज इट इज अपोजिट आता है तो इनेंशियोमर, मिरर इमेज होगी। और अगर सर ना तो सेम आया एज इट इज और ना अपोजिट आया तो क्या बोलेंगे? इसका मतलब वो एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं है। मतलब क्या हो गए? डाइस्टीरियोमर। क्या हो गए बेटा? डाइस्टीरियोमर। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इफ स्ट्रक्चर्स हैव मोर देन वन कायरल कार्बन, इफ स्ट्रक्चर्स हैव मोर देन वन कायरल कार्बन एंड वन कायरल कार्बन। देखो क्या है, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो तभी हमारे पास दूसरा केस, तीसरा केस आएगा। भाई अगर हमारे पास एक कायरल कार्बन है, ध्यान से समझना, देखो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर हमारे पास एक कायरल कार्बन है तो मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि एक का आर आया तो दूसरे कंपाउंड में कायरल कार्बन तो एक ही है, तो या तो आर आएगा या एस आएगा। अगर इसका आर आया, इसका आर आ गया तो इनेंशियोमर हो गया। भाई या तो सेम आएगा या अपोजिट आएगा। तो अगर सेम आया तो आइडेंटिकल या होमोमर, अगर अपोजिट आया तो इनेंशियोमर। अब अगर मेरे पास दो कायरल कार्बन हो तो अब इसमें एक तीसरा केस भी बनता है, वही हम बात कर रहे हैं कि इफ स्ट्रक्चर्स हैव मोर देन वन कायरल कार्बन एंड वन कायरल कार्बन हैज सेम कॉन्फ़िगरेशन, कि एक दो कंपाउंड है जिनमें दो दो कायरल कार्बन है, दो कंपाउंड है जिनमें दो दो कायरल कार्बन है, तो उनमें दोनों का एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, बट द अदर गेट्स अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, बट दूसरे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, तो उन कंपाउंड को बोलेंगे डायस्टीरियोमर्स। क्या बोलेंगे? डायस्टीरियोमर। मतलब वो एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं है। ठीक है, तो जब मैंने आपको डायस्टीरियोमर पढ़ाया था तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, मैंने उधर नहीं बोला, मेरे माइंड में भी था बट वेट किया मैंने। ठीक है, तो जिन बच्चों ने हो सकता है उधर ही वीडियो देख के पॉज करके शायद क्वेश्चन मतलब कमेंट कर दिया हो, ठीक है, तो उधर एक क्वेश्चन हो सकता था, क्या सर जीआई के अलावा डायस्टीरियोमर पॉसिबल है या नहीं है? भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑलवेज जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑलवेज डायस्टीरियोमर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट क्या सर ओनली जीआई ही डायस्टीरियोमर हो सकते हैं क्या? तो उसका जवाब मिल रहा है यहां पर कि उसका जवाब है ए बिग नो, मतलब नहीं, जरूरी नहीं है। मतलब जीआई के अलावा भी हमारे पास डायस्टीरियोमर होते हैं, अभी देखेंगे हम। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर एक कॉन्फ़िगरेशन, एक कंपाउंड है ए और एक कंपाउंड है बी, ठीक है,
और इनमें हमारे पास कायरल कार्बन कहते हैं। ये है कायरल कार्बन 1, कायरल कार्बन 1, ठीक है, और इधर है कायरल कार्बन 2, ठीक है। अब देखना क्या क्या पॉसिबिलिटी है। या तो हमारे पास ऐसा हो सकता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन आर आए, इसका भी आर आ जाए, ठीक है, इसका आर आया, इसका आर आ गया, इसका आर आया बट इसका क्या आ गया, एस आ गया। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसका आर आया, इसका भी आर आ गया, इधर तो आइडेंटिकल हो गए, बट इसमें जो कायरल कार्बन 2 है उसका तो आर आया बट इसका क्या आ गया, एस आ गया। तो ये कंपाउंड एक दूसरे के डायस्टीरियोमर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डायस्टीरियोमर हो जाएंगे। बोले सर ठीक है बात, तो क्या सर ऐसा पॉसिबल है कि इसका आर ना के एस आ जाए और इसका भी आर ना के एस आ जाए, ठीक है? तो इसका क्या आ गया हमारे पास, इसका मान लो आर ही आया, एस भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका अगर आर आया तो बस हमें इसका अपोजिट लेके आना है, तो इसका आर आया तो इसका क्या आ गया, एस। तो अब देखो क्या है, ध्यान से समझना। अगर कोई बच्चा डायरेक्टली पीडीएफ देख रहा होगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, जो लेक्चर देख रहा होगा उसको समझ में आएगा। अब क्या हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके फर्स्ट कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन एस, दूसरे का आर। दूसरा कंपाउंड जो है बी, उसका फर्स्ट का एस मतलब सेम है बट इधर अपोजिट हो गया, तो मतलब एक का तो मैच कर रहा है और दूसरे का मैच नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात क्लियर है? तो इस टाइप का अगर कुछ केस बनता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनेंशियोमर। क्या बोले, सॉरी, डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर। बात समझ में आ रही है बेटा? ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, डायस्टीरियोमर हो गए। क्लियर है? ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, डायस्टीरियोमर हो गए, ठीक है। अब हमारे माइंड में एक डाउट आया, भाई डाउट है, आएगा, काम ही यही है, डाउट का तो काम ही यही है कि उसको आना है। तो क्या डाउट आया? डाउट यह आया कि सर आपने बोला कि एक अपोजिट हो, बट अगर दोनों अपोजिट हो गए तो क्या? भाई दो केस और बनते हैं सर, या तो दोनों अपोजिट हो जाए, दोनों सेम हो जाए, तो क्या? तो बेटा ये ये रे, अगर दोनों सेम है, अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो आइडेंटिकल या होमोमर, अगर एग्जैक्टली अपोजिट आ रहा है तो बेटा क्या हो गया हमारे पास, इनेंशियोमर। तो क्या हो गए, इनेंशियोमर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये सिंपल सा फंडा है हमारे पास। क्लियर है? तो ये हमारे पास रिलेशन है, ठीक है। अब हमारे पास इसको एग्जांपल से समझेंगे, उससे पहले मैं आपको समराइज करना चाहता हूं चीजें, ठीक है। तो समराइज किस टाइप से करते हैं, देखो ध्यान से समझना। क्या है भाई हमारे पास, अगर एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन हो, अगर दोनों कंपाउंड का एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन हो, एग्जैक्टली सेम, या तो ऐसा होगा, या फिर क्या हो सकता है, एग्जैक्टली अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। क्या आ गया बेटा, एग्जैक्टली अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, या क्या होगा, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव मतलब ना तो सेम हुआ और ना ही एग्जैक्टली अपोजिट हुआ, अगर इसके अलावा कुछ हुआ तो क्या होगा। तो हमारे पास ये तीन केस बनते हैं, तीन केस बनते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास, अगर पहला वाला हुआ, क्या होगा भाई, सेम है, आइडेंटिकल, या फिर होमोमर। होमोमर ही है ना, स्पेलिंग चेक कर लो, ठीक ही होगा,
हाँ भाई, दूसरा क्या है, अपोजिट है तो इनएंशियोमर, और अगर तीसरा है तो डायस्टीरियोमर। आपके या तो आएगा एक, मोस्ट प्रोबेबली एक कायरल कार्बन का आएगा, अगर एक का नहीं आया तो मैक्सिमम दो का आएगा। तो मैं आपको दो वाला करा देता हूं, अगर दो वाला करा दिया तो एक वाला तो हो ही जाएगा। अरे क्लियर है? तो चलिए भाई, अब आता है हमारे पास कि अगर ये हमारे पास चार कंपाउंड दे रखे हैं, इन चारों कंपाउंड में रिलेशन फाइंड करना है। इन चारों कंपाउंड में क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आएगा हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन देना। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखना बेटा, 1 2 3 4 दे रखे हैं, तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट लिखना चाहूंगा इधर। पॉइंट क्या है हमारे पास, आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन करना है चारों का, करो स्टार्ट हो जाओ। चलो मैं भी करता हूं क्योंकि मेरे को भी करना भी पड़ेगा, रिलेशन बताना है। तो इसको मैं 1, ये 2 है। देखो कार्बन पर मैं क्या लिखूं इधर, ठीक है चलो 3। देखो क्या करना है, अब मेरे पास अगर कायरल कार्बन आ रहे हैं दो, ध्यान से सुनना, एक कंफ्यूजन हो रहेगा आपको। अगर मेरे पास इसमें दो कायरल कार्बन है, 1 2, इसमें भी हमारे पास 1 2, इसमें भी हमारे पास 1 2, और इसमें भी हमारे पास 1 2। तो क्वेश्चन ये है कि भाई मान लो इसका आर एस आया और इसका आ गया एस आर, इसका आ गया एस आर, तो अब मेरे को ये कैसे पता चलेगा कौन से कार्बन का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? बात समझ में आई? तो उसके लिए आपको एक नंबरिंग करनी है जो नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग करते हैं। किसके अकॉर्डिंग करते हैं? नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि मान लो इसमें COH नीचे है, कोई कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है जिसमें COH ऊपर हो, जिसमें COH ऊपर हो, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी फिर आपको। बात समझ में आ रहा है? तो उसके लिए सबसे पहले क्या करो, आपको नंबरिंग कर लेनी है एक। ठीक है, नंबरिंग बोल रहा हूं मैं, प्रायोरिटी और नंबरिंग अलग अलग चीज है। प्रायोरिटी और नंबरिंग अलग अलग चीज है। तो नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग की जाएगी? नंबरिंग करेंगे हम IUPAC के अकॉर्डिंग। नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करेंगे? IUPAC के अकॉर्डिंग। तो इधर मैंने लिख दिया नंबरिंग किससे करेंगे? IUPAC के अकॉर्डिंग। तो ध्यान से समझना, देखो एक बार नंबरिंग कर रहा हूं मैं, फिर हटा दूंगा वो। तो ये कार्बन होगा 1 क्योंकि COH है, तो ये 2, ये 3, ये 4। मतलब इस कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसको मैं लिखूंगा 2। अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, पहले इसका बता देता हूं। ठीक है, ऐसे ही अगर इधर करेंगे तो ये कार्बन होगा 1 क्योंकि COH से होगी नंबरिंग स्टार्ट, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, सिमिलरली इधर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और इधर क्या आएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, ये 4 आ गए। क्लियर है? बात समझ में आई? अब मैं हटा रहा हूं, ये मैंने IUPAC के जो रूल्स थे ना हमारे पास, मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करना, उसके अकॉर्डिंग किए। ठीक है भाई, अब मैं हटा रहा हूं ये सारी चीजें, ये मैंने हटा दी है। ठीक है, अब देखना, सबसे पहले हम इस कार्बन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इधर कार्बन है, इधर H, इधर O, इधर C, तो ये आ गया हमारे पास 1। उसके बाद क्या होगा बेटा, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर H है, तो ये तो 4 हो ही गया। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, ये 1 4, अब 2 3 के लिए है, तो इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर ऑक्सीजन, तो क्या इसको 2 कर दे? नहीं, अगर ऐसा किसी ने कर दिया रॉन्ग हो गया। क्यों? इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर टाई हुआ, बट इधर ब्रोमीन है, इधर तो ब्रोमीन दूर दूर तक नहीं है, तो ये लाइन होगी 2 और ये हो गया हमारे पास 3। तो 1 2 3 4 घूमेंगे हम, तो 1 2 3 4 अगर हम घूमे तो क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए हमारे पास? S आना चाहिए, इसका S होना चाहिए, बट ये क्या है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर, इसलिए क्या होगा, R। तो अब देखना मैं इसको क्या लिख रहा हूं, 2R। ये जो 2 है ना, ये 2, ये जो 2 आया ये कहां से आया है? IUPAC से। अभी बताई थी मैं नंबरिंग, ये कहां से आया बेटा? IUPAC से। क्लियर है? अब इसके बाद अपन इसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो इसको मैं कर देता हूं कहां से नंबरिंग, किससे करूं? पिंक वाले से कर देता हूं। पिंक से अगर करें, नहीं मतलब ठीक है पिंक से कर देते, तो पहला ब्रोमीन कोई मतलब ही नहीं है, दूसरा ये वाला ही आएगा, तो दूसरा सेम आ गया, तीसरा हमारे पास ये हो गया, और चौथा ये हो गया। तो 1 2 3 4 अगर हम घुमाते हैं तो 1 2 3 घुमाना है। कौन सा क्लॉकवाइज आ रहा है? तो क्लॉकवाइज आया तो R, बट फिर से ओरिजेंटल है तो S, मतलब
3 पर आ जाएगा S। कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, गलती से रॉन्ग नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है ना। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज था, देखो गलत कर दिया, नहीं क्लॉकवाइज ही तो है, हाँ सही है, क्लॉकवाइज तो R होना चाहिए, बट हॉरिजॉन्टल पर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो क्या हो गया S, ठीक है। अब हम इधर देखेंगे, इस वाले में 2 वाले को देखते हैं पहले, तो सबसे पहले आ गया हमारे पास ये 1। अब तो देखो वही आएगा, ये ब्रोमीन वाला 2, इधर ये 3 और ये 4, तो 1 2 3 4 घूमे, 1 2 3 4 जैसे घूमे हम तो क्या आ गया, ये 1 ये 2 ये 3। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, एंटी क्लॉकवाइज तो क्या हो गया S, इधर तो चेंज करने का मतलब ही नहीं है, तो ये 2S। फिर से ये 2 कहां से आया है, IUPAC से, ये 3 कहां से आया है, IUPAC से। बात समझ में आ रही है ना, एक में बता रहा हूं बस, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम ऊपर वाले में करते, तो ऊपर वाले में किससे कर देता हूं, येलो कलर से कर रहा हूं। ये 1 ये 2 होएगा, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो 1 2 3 घूमे, 1 2 3 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब R, बट हॉरिजॉन्टल पे तो S हो जाएगा, तो ये आ गया 2S 3S। क्लियर है भाई। अब इधर देखे, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो 1 2 3 4 घूमे, ये 1 ये 2 ये 3, तो ऐसे घूमेंगे। क्लॉकवाइज R होना चाहिए बट हॉरिजॉन्टल है तो S, तो ये आ गया 2 पर S। अब 3 पर देखें, तो 3 पर हम कर देते हैं, पिंक से करे क्या, पिंक से कर देते चलो, तो ये 1 ये 2 ही रहेगा, 2 तो सेम ही है, ठीक है। ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो 1 2 3 4 घूमे, तो ये हम घूमे इधर, 1 2 3 घूमना है ना, 1 2 3 4 ऐसे बोल देता हूं कई बार, तो 1 2 3, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो S होना चाहिए, बट हॉरिजॉन्टल पे तो R हो जाएगा, तो ये हो गया 2S 3R। फिर से बोल रहा हूं, ये जो नंबर आ रहे हैं ये CIP रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, ये IUPAC के अकॉर्डिंग है, ठीक है। एक कायरल कार्बन होता तब हमें देने की जरूरत नहीं थी ये, ठीक है। 2S 3R आ गया, ठीक है भाई। अब ये लास्ट बचा है, इसको बोला मैंने 1, ये हमने बोला 2 बोलेंगे क्या, नहीं 2 तो यही रहेगा, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। 1 2 3 घूमो, 1 2 3 अगर हम घूमेंगे तो क्या आएगा, ये 1 ये 2 पर 3 इधर, क्लॉकवाइज R बट ये हो जाएगा S, तो ये आ गया 2S। इससे ही कर देते हैं, ये हो गया हमारे पास 1 ये 2 ये 3 और ये हो गया 4। पिंक से घुमाता हूं, क्या आएगा बेटा, 1 2 3, इतना जाने की जरूरत नहीं है ना, 1 2 3 तक जाना है ना, 1 2 3 इधर गया, एंटी क्लॉकवाइज है S का ऐसे रहेगा, तो 2S 3S, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है। अब हमें इन चारों में रिलेशन बताना है ना, हमें इन चारों में रिलेशन बताना है, तो या तो आइडेंटिकल होंगे या इनएंशियोमर होंगे या डायस्टेरियोमर होंगे, या तो आइडेंटिकल होंगे या इनएंशियोमर होंगे या डायस्टेरियोमर होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक चीज करके देखता हूं, होता नहीं, ओ सॉरी 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 इसको उठा के इधर कर सकते हैं क्या हम, ऊपर वाली चीज नहीं आ रही, ठीक है रहने दो, इधर करते हैं भाई। एक डब्बा इधर बना दिया, एक डब्बा इधर बना देता हूं, इधर है आइडेंटिकल, ठीक है, इनएंशियोमर, और इधर है डायस्टेरियोमर। ठीक है। अब देखते हैं भाई, सबसे पहले देखते हैं कि आइडेंटिकल है, 2R3S कहीं पे दिख रहा है क्या, 2R3S कहीं नहीं दिख रहा, मतलब आइडेंटिकल इसका तो कोई है नहीं। 2S 3S दोनों S दिख रहे हैं क्या, हाँ दिख रहे हैं, मतलब सेकंड और थर्ड का कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज है, सेकंड और थर्ड का कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज सेम है। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड और थर्ड कंपाउंड है वो आइडेंटिकल है, सेकंड और थर्ड क्या है, आइडेंटिकल है। क्लियर है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका तो कोई आइडेंटिकल है नहीं। अब इसके बाद आता है इनएंशियोमर, तो इनएंशियोमर के लिए क्या देखना है, 2 पर R है और 3 पर S है, तो 2R 3S का इनएंशियोमर एज इट इज अपोजिट 2R, मतलब 2 पर S होना चाहिए, 3 पर R होना चाहिए, 2S है,
क्या 3 पर आर है? नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। इधर नहीं है, इधर है क्या? बिल्कुल है। तो इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्या हो गए बेटा? एक दूसरे के इनएंशियोमर। फर्स्ट और फोर्थ क्या हो गए? एक दूसरे के इनएंशियोमर। फर्स्ट एंड फोर्थ हो गए इनएंशियोमर। अब बात करते हैं हम डायस्टीरियोमर की। क्या ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर है? क्या ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इधर क्या है? आर, इधर एस, इधर एस, इधर एस। बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई? एक कॉन्फ़िगरेशन तो एज इट इज सेम है और एक क्या आ गया? मिरर इमेज। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना भाई। भाई इस कार्बन के अकॉर्डिंग 2 वाला कार्बन तो क्या है? इसका मिरर इमेज है, बट ऊपर वाला पार्ट सेम है, तो ओवरऑल कंपाउंड तो मिरर इमेज नहीं हुआ। अरे ओवरऑल कंपाउंड को मिरर इमेज होने के लिए एज इट इज अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था, बट वो तो आया ही नहीं। इसलिए फर्स्ट और सेकंड क्या होंगे? डायस्टीरियोमर। अगर फर्स्ट और सेकंड डायस्टीरियोमर होंगे तो फर्स्ट और थर्ड भी क्या होंगे? डायस्टीरियोमर होंगे। फर्स्ट और थर्ड भी क्या होंगे? डायस्टीरियोमर होंगे, क्योंकि ये तो आइडेंटिकल है। तो इधर हमने लिख दिया फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, कोमा फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है। अच्छा, सेकंड और इसका रिलेशन हो गया। फोर्थ वाला क्या डायस्टीरियोमर है? बिल्कुल। फोर्थ वाला किससे? इसका इससे रिलेशन तो है, बट ये दोनों क्या है? एक दूसरे के डायस्टीरियोमर है। 2s 2s एज इट इज है, बट इधर अपोजिट है। इधर भी यही बात है, तो इसका मतलब सेकंड और फोर्थ भी क्या है? एक दूसरे के डायस्टीरियोमर, और थर्ड और फोर्थ भी क्या है? एक दूसरे के डायस्टीरियोमर। अब मेरे हिसाब से आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इनएंशियोमर क्या होता है, डायस्टीरियोमर क्या होता है, ठीक है, आइडेंटिकल या होमोमर क्या होता है, कैसे रिलेशन फाइंड करने हैं। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? तो इस टाइप से आपको ये चीजें डिसाइड कर लेनी है। इस टाइप से आप क्या करोगे? ये चीजें डिसाइड कर लोगे। क्लियर है बेटा? अब आता है हमारे पास कि ऑप्टिकली, जो मैं आपको बता रहा था कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन देने के बाद, आरएस कॉन्फ़िगरेशन देने के बाद मतलब, या आरएस कॉन्फ़िगरेशन अगर हम किसी कंपाउंड का दे रहे हैं, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा? हाँ भाई, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा? नहीं बोल सकते, जरूरी नहीं है। तो फिर क्या जरूरी है? जो जरूरी है वो चीज मैं आपको बता चुका हूं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने के लिए कंपाउंड को कायरल होना जरूरी है, और कंपाउंड को कायरल होने के लिए कंपाउंड एसिमेट्रिक होना चाहिए। और एसिमेट्रिक होने के लिए मैं आपको बता चुका हूं क्या होना चाहिए बेटा? एसिमेट्रिक होने के लिए हमारे पास सिंपल सा फंडा है कि पीओएस एंड सीओएस एब्सेंट हो। क्लियर है? चलिए भाई, तो अब हम यही चीज है हमारे पास कि हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन वन कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम देखेंगे कि जिसमें एक ही कायरल कार्बन हो। तो अगर किसी कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है तो वो हमेशा सदैव, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। उसमें कभी भी सिमेट्री नहीं आ सकती, ना पीओएस आएगी ना सीओएस आएगी। बात समझ में नहीं आई? क्लियर है? तो अगर कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है तो आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि पीओएस है या नहीं है, सीओएस है या नहीं। नहीं, अगर एक कायरल कार्बन है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हाँ, अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो तब आपको चेक करने की जरूरत है। ठीक है भाई? चलिए भाई, तो पॉइंट क्या है हमारे पास कि वन कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड विल बी ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, विल बी ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। हमेशा क्या रहेगा? ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। क्लियर है? ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। इट हैज 2 स्टीरियो आइसोमर इन स्पेस। टोटल 2 स्टीरियो आइसोमर होंगे। क्या? अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका मिरर इमेज होगा, क्योंकि इनएंशियोमर तो होगा ही ना भाई। अरे इनएंशियोमर हमेशा क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसका हमेशा एक मिरर इमेज होगा, एक ये खुद होगा, एक इसका मिरर इमेज होगा। तो टोटल कितने कंपाउंड होंगे? 2। तो फर्स्ट इज इटसेल्फ, एक तो खुद होगा, एंड सेकंड इज मिरर इमेज कंपाउंड हैविंग अपोजिट स्पेस कॉन्फ़िगरेशन। अपोजिट स्पेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि अगर आर हुआ तो उसका एस होगा, या फिर अगर इस भाई साहब का एस हुआ तो उसका आर होगा। बात समझ में आई बेटा? बोथ बीइंग इनएंशियोमर ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? इनएंशियोमर है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही?
तो इस टाइप के कंपाउंड्स को, मतलब ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर है, आपको पता ही है। एग्जाम्पल की वैसे आपको जरूरत है नहीं, बट फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल हो जाए। क्या एग्जाम्पल है हमारे पास, बताओ। CH3, C, इधर मान लो H, इधर H, इधर OH, ऐसे बना रहा हूं मैं इसको, है ना। ये आ गया हमारे पास C2H5, क्लियर है। और अगर इधर इसमें लगा दे हम मिरर, ये कायरल कार्बन है या नहीं है, ये बताओ। कंपाउंड कायरल है या नहीं है, ये कंपाउंड कायरल होगा, इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही कायरल कार्बन है। बात समझ में आ गई बेटा। तो इसका मिरर इमेज, एक तो ये खुद एग्जिस्ट करेगा, एक इसका मिरर एग्जिस्ट करेगा जो दूसरे कलर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? दूसरे कलर का। तो CH3 का CH3 रहेगा, इधर क्या आ जाएगा C2H5, इधर आ गया हमारे पास OH, और इधर चला गया H। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कंपाउंड ऐसा है जिसमें एक ही कायरल कार्बन है तो हमेशा क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बात समझ में आ गई। और अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये हमारी कहानी थी आज की बेटा, ये हमारी आज की कहानी थी, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देना चाहूंगा। वैसे मेरे को और भी पार्ट पढ़ाना था, बट वो अभी नहीं पढ़ा पाए, तो कोई नहीं। अब मैं क्वेश्चंस देखता हूं कि कौन कौन सा होमवर्क में दे सकता हूं, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन देखना, ये होमवर्क कर सकते हो आप, बिल्कुल सही है। ये PYQs के हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाँ बिल्कुल, ये भी कर सकते हो। 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 सारे करके आने बेटा, और आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दिखने चाहिए, ठीक है ना सबके। ये भी होमवर्क है। R कॉन्फ़िगरेशन पूछा है होमवर्क, मेरे को लग रहा है सभी हो जाएंगे क्या। ये तो आप करोगे ही। ये भी करना ही पड़ेगा। ये तो मजबूरी है। अब तो थैंक यू आने वाला है शायद, नहीं आ रहा क्या? आ गया। हाँ भाई, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है। अब ध्यान से सुन लेना। अगर कार्बन, मतलब ऐसा कंपाउंड हो जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो, उसमें वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, वो हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट में ही हमारे पास मीजो कंपाउंड आने वाला है, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे फाइंड करोगे आप, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कैसे फाइंड करोगे, ये सारी चीजें कल ही डिस्कस होंगी। बट फिर से मैं बता रहा हूं, नेक्स्ट वाला लेक्चर मतलब संडे का लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये लेक्चर पूरा देख लोगे, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या टर्म्स पढ़ी है। इनेंशियोमर क्या होते हैं? मिरर इमेज होना जरूरी है सर। इनेंशियोमर मतलब सबसे पहले स्टीरियो आइसोमर होना जरूरी है। तो वो स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपर इंपोजेबल, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। उसके बाद डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर में भी स्टीरियोमर आ रहा है, मतलब स्टीरियो आइसोमर है, और सर नॉन मिरर इमेज होते हैं, बात खत्म, ठीक है। रेशमिक मिक्सर, रेशमिक मिक्सर सर इनेंशियोमर से ही बनते हैं, ठीक है। और इनेंशियोमर का इक्वल अमाउंट अगर हम दोनों को ऐड कर दे, दो इनेंशियोमर लिए, दोनों का इक्वल अमाउंट लिया, मिक्सर बनेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, रेशमिक मिक्सर होगा। और रीजन ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव इज एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा कि RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करते हैं, फिशर में कैसे करना है, वेज डेस्ट में कैसे करना है। अगर हमें कंपाउंड्स दे रखे हो तो उनकी स्ट्रक्चर्स कैसे फाइंड करते हैं, मतलब रिलेशन, स्ट्रक्चर मतलब उनमें रिलेशन कैसे फाइंड करना है, वो सारी चीजें आपको दे रखी है, ठीक है भाई। उसके बाद अगर किसी कार्बन में, किसी कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन हो तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा वो बताया है। तो अगर एक ही कायरल कार्बन हो तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसमें कोई सिमेट्री चेक करने की जरूरत नहीं है। POS US भी पढ़ा था हमने, है ना। ठीक है। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो तो उसकी क्या कहानी है, ठीक है भाई।
तो आज के लिए बस इतना ही है। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे बेटा, ठीक है। और जो भी डाउट्स है आप भेजिए, बट साथ ही साथ जो होमवर्क दिया है सब लोग करेंगे बेटा अच्छे से, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।